हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। मेरा नाम है अनीश मोहन। इस वीडियो के अंदर हम जुलाई के पहले हफ्ते में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो एडिटोरियल्स आए थे उनकी एक डीप डाइव करने वाले हैं। देखिए, आपको डेली डेली एडिटोरियल्स पढ़ने होते हैं ताकि आप न्यूज़ को अच्छे से समझ पाएँ, न्यूज़ को आप क्रिटिकली एनालाइज कर पाएँ। तो इसीलिए आपको डेली एडिटोरियल्स तो कवर करने हैं, लेकिन एक ही टॉपिक के ऊपर मल्टीपल एडिटोरियल्स आते हैं। तो जो हमारा ये वीकली डीप डाइव है, इसके अंदर हम उन सभी एडिटोरियल्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप एक्चुअली में अपने एग्जाम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो सारे के सारे कवर करने वाले हैं। प्लस एडिटोरियल्स के अंदर जिन टॉपिक्स और जिन इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन हुई थी उसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। देखिए, जो आपका पहला हफ्ता रहा है जुलाई का, उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ देखने को मिलती है वो इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज़ थी। और इंटरनेशनल अफेयर्स को समझने के लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज की डेट में इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसी चेंज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, यूएस के अंदर ट्रंप की सेकंड जो टर्म है प्रेसिडेंटशिप की, वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम यूएस की बात करें तो ओबामा के टाइम से हमें यूएस के अंदर ये देखने को मिल रहा था कि यूएसए धीरे धीरे वर्ल्ड लीडरशिप की पोजीशन से पीछे हटता जा रहा था। जैसे कि उसने अफगानिस्तान से विड्रॉ करना चालू कर दिया था, पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन स्ट्रेन होने चालू हो चुके थे। फिर उसके बाद आपके जो बाइडेन के टाइम पीरियड पे, उसके बाद आपके जो ट्रंप था, ट्रंप की जो फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म के अंदर भी हमें यह देखने को मिला कि ट्रंप ने वॉर्स को बिल्कुल भी फेवर नहीं किया। ट्रंप सीधा ये कहता था कि जो दुनिया के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं उसके अंदर यूएस जब इन्वॉल्व होता है तो यूएस को ढेर सारी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से यूएस के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ रहा है। तो ट्रंप भी हमेशा यही कहता था कि हम बेकार में दुनिया के जो इश्यूज़ हैं उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। और ट्रंप ने ये जो लीडरशिप से विड्रॉल होने की स्थिति थी इसको और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। जैसे कि उसने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया, उसने यूनेस्को से विड्रॉ कर लिया। जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फंडिंग्स को भी, जो कि यूएस से पैसा मिलता था मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन को, उस फंडिंग को भी इसने रिड्यूस करने की कोशिश करी। सेम चीज़ आपके जो बाइडेन के टाइम पीरियड पर भी देखने को मिलती है कि यूएसए वर्ल्ड लीडरशिप की पोजीशन को लेने में काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था। अब ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन चल रही थी, इस सिचुएशन में ग्लोबली हमें एक वैक्यूम क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया, जिसके अंदर ग्लोबल लीडरशिप की पोजीशन खाली होती हुई दिखाई दे रही थी। तो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए जो नए कंटेंडर निकल के आए वो था चाइना और रशिया। चाइना और रशिया ने इस लीडरशिप पोजीशन को एज्यूम करने की कोशिश करना चालू कर दिया। अब जब ट्रंप की सेकेंड टर्म स्टार्ट हो चुकी है, तो इस सेकेंड टर्म के अंदर ट्रंप ने फॉरेन पॉलिसीज के अंदर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और बहुत ही, एक तरह से आप कह सकते हैं, अग्रेसिव पॉलिसीज को फॉलो करना चालू कर दिया है। ट्रंप अब एक सिंपल, जो हमें दिखाई देता है, ट्रंप जिस पॉलिसी को फॉलो कर रहा है वो पॉलिसी है कि यूएसए डील्स को ज़्यादा फेवर करेगा, ना कि उसकी डॉक्ट्रिन्स को। यूएसए अपने प्रिंसिपल्स, मतलब ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है जिसके ऊपर यूएसए काम करेगा, वो डील्स करना चाहता है अलग अलग देशों के साथ। यानी कि जो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी है वो आज की डेट में ट्रांजैक्शनल नेचर की हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग ओबामा, ट्रंप की पहली प्रेसिडेंटशिप, जो बाइडेन की प्रेसिडेंटशिप, इस टाइम पीरियड पे हमें देखने को मिल रहा था दैट यूएसए वाज ट्राइंग टू काउंटर चाइना। लेकिन ट्रंप के टाइम पर क्या दिखाई दे रहा है? ट्रंप के टाइम पर हमें यह दिखाई दे रहा है कि अगर चाइना भी यूएसए के साथ डील साइन कर ले तो हो सकता है कि यूएसए एंटी चाइना स्टांस को भी थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकता है, यानी कि वो डील्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। अब ये जो अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज़ हैं, इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर हमें बहुत सारे चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए के बहुत ही क्लोज एलाइज होते थे यूरोपियन कंट्रीज़। कौन सी यूरोपियन कंट्रीज़? आपकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में आपका जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया। ये जो आपकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, ये जो भी यूएसए बोल देता था वही ये सारी की सारी कंट्रीज़ फॉलो करना चालू कर देती थी, क्योंकि पहले यूएस की आइडियोलॉजी और इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की आइडियोलॉजी बहुत ही क्लोजली लिंक्ड थी। यूरोप और यूएसए के बीच में ट्रेड रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। इनके बीच में एक एग्रीमेंट होने की भी बात हो रही थी, लेकिन यूएसए ने ट्रंप की सेकंड प्रेसिडेंटशिप के अंदर टैरिफ्स इम्पोज करने चालू कर दिए।
टैरिफ्स इंपोज करने चालू कर दिए। यूरोप के साथ जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप होने वाली थी, उस पार्टनरशिप से भी यूएसए ने विड्रॉ कर लिया। तो यूरोपियन कंट्रीज के मन में अब एक फियर आ चुका है और वो यूएसए को एक रिलायबल पार्टनर की तरह नहीं देखती हैं। जब यूरोपियन कंट्रीज यूएसए को रिलायबल पार्टनर की तरह नहीं देखती, तो अब ये यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रही हैं? दीज यूरोपियन कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव क्लोजर टू चाइना एंड रशिया। ये चाइना और रशिया के क्लोज जाने की कोशिश कर रही हैं, स्पेशली चाइना के साथ इनके रिलेशंस इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यूएसए और यूरोप के बीच में ये सिचुएशन चल रही है। दूसरी तरफ आ जाइए, अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें तो मिडल ईस्ट रीजन के अंदर यूएसए एक पॉलिसी फॉलो कर रहा था कि अब हम मिडल ईस्ट के अंदर बिना किसी बात के इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अनरेस्ट देखने को मिलता है। मिडल ईस्ट के अंदर आपको ढेर सारी टेंशन वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ये दोनों के दोनों यूएसए के क्लोज एलाइज थे। ये दोनों के दोनों यूएसए के क्लोज एलाइज थे और इनकी हमेशा टेंशन चलती रहती थी ईरान के साथ। ठीक है, ईरान के ढेर सारे प्रॉक्सीज मिडल ईस्ट के अंदर ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है, फिर अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर भी यूएसए के सोल्जर्स थे जो कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को कंट्रोल करने का काम कर रहे थे। लेकिन अब यूएसए ने अपने सोल्जर्स को विड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान में भी एक वैक्यूम क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मिडल ईस्ट अफगानिस्तान जैसे रीजन में जब यूएसए अपने सोल्जर्स को भेजता था, जब यूएसए अपने वेपन्स को भेजता था, तो यूएसए का खर्चा होता था। अब ट्रंप क्या कह रहा है? ट्रंप कह रहा है कि दूसरों के पंगे में हमें टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत है? इन कंट्रीज से हमें तो कोई रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट मिलती नहीं है, तो फिर हम इनके लिए इतना सब कुछ क्यों करें? तो ट्रंप की अब जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ऐसी है कि मैं अपने सोल्जर्स, अपने वेपन्स फॉरेन लैंड पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पहुंचाऊंगा। अगर आपको यूएसए की मदद चाहिए तो आप यूएसए को पेमेंट करो, फिर हम आपको मदद पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे मिडल ईस्ट और अफगानिस्तान से भी यूएसए एक तरह से विड्रॉ करता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ओबामा के टाइम पर जब उसको मारा गया, ओसामा को मारा गया, तो उसके बाद से पाकिस्तान और यूएस के बीच में रिलेशंस थोड़े से स्ट्रेन होने चालू हो चुके थे। फिर जब यूएसए ने कहा कि हम अपने सोल्जर्स को अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लेंगे, तो यूएसए को पाकिस्तान की कोई खास ज़रूरत थी नहीं। पाकिस्तान की पहले ज़रूरत क्या होती थी? अफगानिस्तान के अंदर जो यूएस के सोल्जर्स लड़ रहे थे, उन्हें अगर कोई लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए तो पाकिस्तान की टेरिटरी को यूज़ करके उन्हें लॉजिस्टिकल सपोर्ट पहुंचाया जा सकता था। पाकिस्तान को यूज़ करके अफगानिस्तान से जुड़ी हुई इंटेलिजेंस गैदर की जा सकती थी। लेकिन जब यूएसए ने अपने सोल्जर्स को विड्रॉ कर लिया तो यूएसए को अब पाकिस्तान की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो यूएसए और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस भी ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब जब ट्रंप आया है तो ट्रंप ने क्या करना चालू किया? ट्रंप स्टार्टेड मूविंग क्लोजर टू पाकिस्तान। ट्रंप अब पाकिस्तान के क्लोज आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स को ट्रंप ने कई बार प्रेज किया है। तो अब ये सवाल आता है कि आखिर यूएसए पाकिस्तान के क्लोज क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस, लॉजिस्टिकल सपोर्ट एंड इंटेलिजेंस। यूएसए, अफगानिस्तान और ईरान जिनका नेबर है पाकिस्तान, इन दोनों ही रीजन पे यूएसए को लगता है कि अगर हमें कभी लॉजिस्टिकल सपोर्ट पहुंचाना हो, कभी हमें यहाँ से इंटेलिजेंस गैदर करानी हो, तो पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उस टेरिटरी को यूटिलाइज किया जा सकता है, जिसकी वजह से यूएसए ने फिर से पाकिस्तान को फंडिंग करना चालू कर दिया ट्रंप के टाइम पर। ठीक है, ट्रंप की सेकंड प्रेसिडेंसी के टाइम पर, वरना इससे पहले यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशन खराब होते जा रहे थे। दूसरी चीज़ भी ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब अभी हमें स्कर्मिश देखने को मिली, तो उस टाइम पर ट्रंप ने ये क्लेम करना चालू कर दिया कि इन दोनों देशों के बीच में मैंने मीडिएशन करा के इस स्कर्मिश को बड़ी वॉर में कन्वर्ट नहीं होने दिया। जबकि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इस बात से एग्री नहीं करती है कि हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रंप ने मीडिएशन कराई है। अब ट्रंप की ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान अपनी ग्लोबल इमेज को दोबारा से सुधारने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ने कई सालों से डिप्लोमेसी के थ्रू
पाकिस्तान को इंटरनेशनल अरीना में आइसोलेट करने की कोशिश करी। इंडिया ये कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट को शरण देने वाले देश की तरह देखा जाए, ठीक है, टेररिस्ट का हेवन बना हुआ था पाकिस्तान। तो इंडिया अपने डिप्लोमेसी के थ्रू पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करना चाहता था। अब क्योंकि ट्रंप दोबारा से पाकिस्तान के क्लोज जाता जा रहा है, तो पाकिस्तान इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है अपनी इमेज को दोबारा से सुधारने के लिए। प्लस पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत है, उसका खुद का तो कुछ चल नहीं रहा, तो ट्रंप से उसको पैसे मिल जाते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन फिर से हमें क्लोज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हाट अबाउट चाइना? व्हाट अबाउट चाइना? देखो, यूएसए का हमेशा से एक एंटी चाइना स्टांस रहा है। यूएसए हमेशा से चाइना को काउंटर करने की कोशिश करता आया है, और इसी वजह से यूएसए और इंडिया के बीच में रिलेशंस सुधरते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, जो कि ट्रांजैक्शनल नेचर की पॉलिसीज़ हैं, इन ट्रांजैक्शनल नेचर की पॉलिसीज़ में ये बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यूएसए और चाइना आपस में ट्रेड डील साइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड डील साइन हो जाती है तो उसके बाद हो सकता है कि वो यूएसए अपनी एंटी चाइना पॉलिसीज़ को थोड़ा सा डाइल्यूट कर ले, ठीक है, डाइल्यूट कर ले। अब जब ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसकी वजह से हमें ग्लोबली एक वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है। मल्टीपोलैरिटी का क्या मतलब होता है, उसको समझने के लिए हम एक बारी वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे चलते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है, दुनिया के अंदर 2 सुपर पावर्स निकल के आती हैं। ये 2 सुपर पावर्स कौन सी थी? एक थी आपकी यूएसए और दूसरी थी आपकी यूएसएसआर। आइडियोलॉजिकली ये दोनों के दोनों कंपीटिंग ग्रुप्स थे, ठीक है। यूएसए और यूएसए के जो फ्रेंड्स हैं वो सारे के सारे कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं, जबकि यूएसएसआर कम्युनिज्म को फॉलो करता है। कम्युनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। कम्युनिज्म का ही एक ब्रांच आप सोशलिज्म भी कह सकते हैं। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो यूएसए और यूएसएसआर ये 2 अलग सुपर पावर निकल के आई, जिनकी आइडियोलॉजीज पूरी तरह से डिफरेंट थी। ये जो आपका टाइम पीरियड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये 2 सुपर पावर्स का टाइम पीरियड बायपोलर वर्ल्ड कहलाया जाता था। लेकिन 1990s के अंदर यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। जैसे ही 1990s में यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हो गई तो यूएसएसआर अब उतना पावरफुल नहीं रहा जितना कि यूएसए था। तो 1990s के बाद पूरी दुनिया के अंदर हमें सिर्फ एक सुपर पावर देखने को मिली, और वो सुपर पावर है आपकी यूएसए। यूएसए सुपर पावर है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, पैसों के मामले में ये एक सुपर पावर बनी हुई है। दूसरी तरफ ये टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर भी है, यूएसए के पास टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा है। एंड तीसरा, इसके पास मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। यूएसएसआर का जो सक्सेसर बना वो था रशिया। यूएसएसआर का सक्सेसर रशिया 1990s के बाद सुपर पावर नहीं रहा है। रशिया सिर्फ एक ग्रेट पावर है। आज की डेट में रशिया एक फाइनेंशियल पावर नहीं है, बहुत बड़ी फाइनेंशियल पावर नहीं है। रशिया की जो भी आज की डेट में इनकम होती है वो या तो हथियार बेच के होती है या फिर तेल बेचकर होती है। तो वो अपने आर्म्स और ऑयल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए। लेकिन रशिया आज भी एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री टेक्नोलॉजी या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी में वो आज भी एक सुपर पावर है, ठीक है। और इसके साथ साथ रशिया आज भी, रशिया की जो मिलिट्री है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन रशिया अब भी सुपर पावर नहीं है। तो 1990s के बाद जो टाइम पीरियड आया, ये टाइम पीरियड था यूनिपोलर वर्ल्ड का, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 से लेके 1990s तक दुनिया बाइपोलर रही। 1990s के बाद आपकी यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई। अब आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग पावर्स निकल के आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एशिया की बात करूं तो एशिया के अंदर आपको 2 मेजर पावर्स देखने को मिलती है। एक है आपका चाइना और दूसरा है आपका इंडिया। एक है आपका चाइना और दूसरा है आपका इंडिया। इंडिया साउथ एशिया के अंदर एक मेजर पावर है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप के अंदर आज की डेट में कोई भी कंट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम इकोनॉमी के बेसिस पर कहें तो जर्मनी
एक पावरफुल कंट्री हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर रशिया को भी काउंट कर लिया जाए तो रशिया भी एक मेजर पावर या फिर ग्रेट पावर कह सकते हैं, जो कि यूरोप के अंदर देखने को मिलती है। फिर उसके बाद एशिया के ही अंदर आपको देखने को मिलती है कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई। ये जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज अपने ऑयल रिसोर्सेज की वजह से बहुत ज़्यादा अमीर हो चुकी हैं और इनका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ये कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के थ्रू दुनिया के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को स्ट्रांग बना के रखा हुआ है इन कंट्रीज ने, ठीक है। तो इस तरह से आपको अलग अलग रीजन में अलग अलग कंट्रीज देखने को मिलेंगी जो कि उस रीजन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। अब क्या होने लगा, ट्रंप की सेकेंड टर्म के अंदर जो ट्रंप ने अनसर्टेन पॉलिसीज़ को फॉलो किया, अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज़ को फॉलो किया, उसकी वजह से ये जो मल्टीपोलैरिटी है, दिस मल्टीपोलैरिटी इज़ इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। जैसे कि पहले जो यूरोपियन कंट्रीज़ हुआ करती थी वो यूएस के साथ ही अलाइंड होती थी, जो यूएस बोल देता था वही यूरोपियन कंट्रीज़ कहती थी। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब यूरोपियन कंट्रीज़ आर लुकिंग फॉर सम अदर पार्टनर जिसके ऊपर यूरोपियन कंट्रीज रिलाय कर सकें, एंड यूरोपियन कंट्रीज माइट मूव टुवर्ड्स चाइना। ऑलरेडी चाइना के साथ इनके रिलेशंस अच्छे हो चुके हैं, ठीक है। तो अब एक पावर तो ये है, दूसरी पावर ये बन सकती है, ठीक है। चाइना और रशिया ये दोनों के दोनों ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं और ये पूरे ग्लोबल ऑर्डर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ आपकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल आपकी ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन रिसेंट टाइम्स में एक्सपेंड हुई है, ठीक है, जिसके अंदर आपके यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया जैसे देशों ने इसको ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो पहले ब्रिक्स के अंदर सिर्फ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना होती थी। 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद लेटेस्ट इंडोनेशिया है जिसने इसको ज्वाइन कर लिया और ब्रिक्स में आज की डेट में 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब ये जो ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स ग्लोबल साउथ की एक वॉइस बनी हुई है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन डेवलपिंग कंट्रीज की ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज आके मिलती हैं और अपने इश्यूज के ऊपर एक कॉमन वॉइस में अपनी वॉइस को रेज करने की कोशिश करती हैं, अपने इश्यूज को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करती हैं। तो ब्रिक्स एक और पोल बनता जा रहा है जो कि ग्लोबल ऑर्डर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक और पोल बना हुआ है आपका एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आपके चाइना, रशिया, इंडिया, सेंट्रल एशियन इकोनॉमीज ये सारी की सारी हैं। तो दूसरा पोल आपका ये भी देखने को मिल रहा है। फिर आती है आपकी क्वाड, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर क्वाड को रिवाइव किया गया टू काउंटर चाइना, ठीक है। ये जो क्वाड है ये इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आती है, ठीक है। इस तरह की ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। अब पहले क्या होने लगा था, अच्छा, जो यूनिपोलर वर्ल्ड था, उस यूनिपोलर वर्ल्ड से अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो वर्ल्ड है इसके अंदर ढेर सारे ऐसे पावर ब्लॉक्स बनने चालू हो चुके हैं जो कि अलग अलग रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को असर्ट कर रहे हैं, अपने इन्फ्लुएंस को असर्ट कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में इंडिया का रोल बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया अभी तक डेवलप्ड कंट्री नहीं बना, ठीक है। इंडिया अभी तक मिलिट्री पावर भी नहीं है, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है। अगर हम चाइना, रशिया और यूएसए से कंपेयर करें तो पाकिस्तान से कंपेयर करना बेवकूफ़ी होगी। पाकिस्तान को तो अगर आप कंट्री मानते भी हो तो भी आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। वो कंट्री नहीं है, वो तो सिर्फ एक टेरिटरी है जिसके ऊपर मिलिट्री अपना रूल कर रही है और मिलिट्री ने अपना एक लीडर चुन लिया है बस दिखावे के लिए, ठीक है। तो इंडिया को अगर आपको कंपेयर करना है तो उनसे कंपेयर करो जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। तो इंडिया भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, मिलिट्री पावर भी नहीं है। इंडिया, हालांकि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन अभी भी इंडिया की जो जीडीपी है उस लेवल पे नहीं पहुंची कि इंडिया अपने आप को ये कह सके कि फाइनेंशियली वी आर अ मेजर पावर, है ना। तो इंडिया को आज की डेट में इन सभी ग्रुपिंग्स और इन सभी पावर ब्लॉक्स के साथ एंगेज करना पड़ रहा है, जिसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट।
इंडिया अपने आप को अलग अलग पावर ग्रुपिंग्स के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए इंटरेस्ट बेस्ड एंगेजमेंट कर सके अलग अलग देशों के साथ। ठीक है, यानी कि जहां पे इंडिया का इंटरेस्ट है वो देशों के साथ उसी इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए एंगेज करे। तो इंडिया के लिए डिप्लोमेसी आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुकी है। अगर वो एससीओ में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है तो यूएस से उससे नाराज हो जाएगा। अगर इंडिया ब्रिक्स में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है तो यूएस से उससे नाराज हो जाएगा। अगर इंडिया क्वाड में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है तो चाइना उससे नाराज हो जाएगा। तो इसीलिए इंडिया के लिए अब एक बहुत ही बैलेंस्ड इंटरेस्ट बेस्ड मल्टी अलाइनमेंट वाली फॉरेन पॉलिसी फॉलो करना नेसेसिटी बन चुका है। ठीक है, तो हमारी डिप्लोमेसी आज की डेट में बहुत ही टाइट रोप पर चल रही है। ठीक है, तो ये एक ग्लोबल पिक्चर आपको बनती हुई दिखाई दे रही है ना। और इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है? इसके अलावा आपको देखने को मिलता है ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से द स्टेटस ऑफ नाटो हैज इम्प्रूव्ड। नाटो का स्टेटस इंप्रूव हो गया। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं कि ये क्यों हुआ। ईरान और इजराइल की जब वॉर हुई तो ईरान के अंदर यूएसए ने अपने बंकर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। बंकर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके नाटो को एक तरह से ये सिग्नल मिल गया कि हम अभी भी एक ग्रुपिंग की तरह हैं और जो भी ग्लोबल ऑर्डर को डिसरप्ट करने की कोशिश करेगा नाटो उसके ऊपर एक्शंस लेगा। इसके साथ साथ ट्रंप ने नाटो के मेंबर्स को फोर्स किया कि जो नाटो है वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को 5% से इंक्रीज कर दे। यानी कि अब नाटो मेंबर्स को डिफेंस के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो नाटो का भी स्टेटस यहाँ पे हमें इंप्रूव होता हुआ दिखाई देता है। हालांकि इसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज आर नॉट वेरी हैप्पी। वाई? बिकॉज दे विल हैव टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस नाउ। ऑलरेडी यूरोप के अंदर 2008 में जो रिसेशन आया था, यूरोप 2008 के बाद से फाइनेंशियली कभी भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ। ग्रोथ रेट कभी भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज नहीं हुई। और अब ट्रंप के फोर्स करने की वजह से दे विल हैव टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस। ठीक है, पर नाटो का स्टेटस इंप्रूव हुआ। वहीं पे दूसरी तरफ जब यूएसए ने ईरान के ऊपर ये बॉम्ब्स फेंके तो उसने इनडायरेक्टली मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एग्जाम्पल यूएन, इनके स्टेटस को डिक्लाइन कर दिया। ऑलरेडी पूरी दुनिया में इतनी सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं एंड यूएन हैज़ फेल्ड टू स्टॉप दोज वॉर्स। उन लड़ाइयों को यूएन रोक नहीं पाया। फिर उसके बाद यूएसए ने यूनिलेटरली ईरान के ऊपर हमला कर दिया, जिसको बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। उसने यूएन से कोई परमिशन ली क्या ये यूएन के द्वारा सैंक्शनड हमला था? नहीं। तो उसने मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटस को अब पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। तो एक और ग्लोबल ऑर्डर में जो हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है वो ये है कि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस को अब कोई बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर रहा। अब लोग रिलाय कर रहे हैं ऑन बायलेटरल रिलेशंस। बायलेटरल रिलेशंस का मतलब होता है दो देश आपस में नेगोशिएट करके कोई एग्रीमेंट करें, किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज पे आए। ठीक है, बायलेटरल एग्रीमेंट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। दूसरा फोकस किया जा रहा है सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस अब आपको बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा का सारा काम आपको ग्लोबल ऑर्डर पे देखने को मिल रहा है। ऑल्सो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, चाहे वो यूनेस्को हो, यूएन हो, इन सब को ज़्यादातर जो पैसा मिलता है, ज़्यादातर जो मनी मिलता है, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन एंड यूएसए was one of the biggest contributor to these multilateral organizations। बट यूएसए ने क्या कह दिया? यूएसए ने कह दिया कि भैया हम तो पैसे नहीं देंगे। अब जब इन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा नहीं होगा तो दे विल नॉट हैव द बजट, दे वुड नॉट हैव द बजट टू कैरी आउट देयर मिशंस। उनके पास अब अपने ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने के लिए पैसा ही नहीं होगा। तो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटस में अब आप पूरे साल डिक्लाइन आता हुआ देखेंगे। बहुत सारे एडिटोरियल्स आप देखेंगे। जो चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ एडिटोरियल्स के अंदर, घूम फिर के इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई बातें आपको देखने को मिलेंगी इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर। एक और चीज़ जो अब आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है वो ये, यूएसए के अंदर भी ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से इंक्रीज नहीं हो रही है। अभी कुछ ही समय पहले यूएसए ने लगभग अपने 4 डेकेड में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन देखी थी।
ठीक है, पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन यूएस के अंदर हमें देखने को मिलती है रिसेंट ईयर्स के अंदर। यूएसए के अंदर अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। ठीक है, अब ऐसे में यूएसए नहीं चाहता कि उसके ऊपर ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़े, दूसरों के इश्यूज की वजह से। ठीक है, तो यूएस के पास आज की डेट में, मतलब पहले क्या होता था, पहले यूएस के पास बहुत पैसा था, तो वो कहता था कि मैं ग्लोबल लीडर हूँ, कहीं पे भी कोई भी टेंशन होगी, किसी तरह का अनरेस्ट होगा, सिविल वॉर होगा, यूएसए उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, यूएसए वहाँ पे जाके अपने सिपाही लेके जाएगा, इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, बेसिकली ग्लोबल लीडरशिप प्रोवाइड करेगा। पर यूएसए ने कहा कि भैया फाइनेंशियल स्ट्रेन है, ये ग्लोबल लीडरशिप में हम तुम्हारी वॉर्स में शामिल होके तो नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, तो यूएस के पास आज की डेट में कौन सा हथियार बना है जिसके थ्रू वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीच कर सकता है, वो है यूएस का ट्रेड। पूरी दुनिया में लगभग हर देश के साथ यूएस का ट्रेड है और देशों का बहुत ज़्यादा सामान यूएस के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से यूएस का ज़्यादातर मेजर कंट्रीज के साथ ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट यानी कि यूएसए ज़्यादा सामान इंपोर्ट करता है बाहर के देशों से और यूएस का कम सामान एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर के देशों में। ये बात यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहता है कि आप हमारे साथ इतना सारा ट्रेड करते हो और हमारा एक्सपोर्ट आप अपने देश में सही से नहीं होने दे रहे, और इसी चीज़ को लेवरेज कर रहा है यूएसए बाय इंक्रीजिंग टैरिफ्स, कि अगर आप यूएस के फेवर में काम नहीं करोगे मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। अभी रिसेंटली कनाडा का डिजिटल टैक्स, कनाडा ने अपने डिजिटल टैक्स को विड्रॉ करने की बात कह ली है। सिमिलर प्रेशर इंडिया के ऊपर भी बना हुआ है कि इंडिया डिजिटल टैक्स ना लगाए, ताकि यूएस की जो कंपनीज हैं जैसे कि गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, एप्पल हो गई, इन कंपनीज के ऊपर बाहर के देशों में ज़्यादा टैक्स बर्डन ना पड़े। ठीक है, तो यूएस क्या कर रहा है, अपनी ट्रेड की पावर को यूटिलाइज कर रहा है टू आर्म ट्विस्ट द अदर कंट्रीज। और इसमें यूएसए बिल्कुल भी नहीं देख रहा कि मैं जिसकी आर्म ट्विस्ट कर रहा हूँ, मैं जिसको फोर्स कर रहा हूँ वो मेरा एलाई है या फिर मेरा एनिमी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कनाडा के ऊपर भी लगा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज पे भी लगा रहा है, जापान पे भी लगा रहा है। ठीक है ना, ये सारी की सारी आपकी ग्लोबल सिचुएशन आज की डेट में बनी हुई है। अब इतना आपने समझ लिया, अब जल्दी से नोट से जो एडिटोरियल आए थे वहां से क्या क्या पॉइंट्स हम ले सकते हैं, उन पॉइंट्स को हम कवर करते हैं। देखो, ट्रम्प की जो सेकंड टर्म है, ये अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज आपको इस टर्म में देखने को मिल रही है। ट्रम्प की डिप्लोमेसी ट्रांजैक्शनल है। एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, घर पे सॉल्व कीजिएगा। ट्रम्प की जो डिप्लोमेसी है, इट इज़ वेरी डायरेक्ट। अगर आपको पता होगा ट्रुथ सोशल, ट्रम्प जो भी फैसले लेता है ट्रुथ सोशल पे जाता है और उसको बड़े ही इनफॉर्मल लैंग्वेज में वहां पे पोस्ट कर देता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको ये सोचना है कि क्या फॉरेन पॉलिसीज इस तरह की डायरेक्ट लैंग्वेज यूज करके हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये आप खुद सोचिएगा। ठीक है, तो जो ट्रम्प की डिप्लोमेसी है ये बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल हो गई है। ट्रम्प इज फेवरिंग डील्स ओवर डॉक्ट्रिन्स। ठीक है, और ट्रम्प अब दोबारा से यूएस हेजिमनी को रीअसर्ट करने की कोशिश कर रहा है। पहले यूएसए ग्लोबल लीडरशिप से पीछे हटता जा रहा था, जिस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करी चाइना और रशिया ने, अब यूएसए दोबारा से अपनी हेजिमनी को रीअसर्ट कर रहा है। ट्रम्प की अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज की वजह से जो यूनिपोलर वर्ल्ड था वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ बहुत तेजी से ट्रांजिशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे की पॉलिसीज और एक्शंस है ट्रम्प की जो कि ग्लोबल ऑर्डर को इम्पैक्ट कर रही हैं। सबसे पहला, ईरान के ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक करना। ठीक है, यहां पे भी आपको एक ट्रम्प की पॉलिसीज में एम्बिग्विटी देखने को मिलेगी। ट्रम्प और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर मीटिंग करने वाले थे, डिस्कशन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया एंड इजराइल के प्रेशर की वजह से यूएसए को भी ईरान के ऊपर हमला करना पड़ा। लेकिन ट्रम्प को पता है कि अगर मैं लड़ाई में घुस गया तो हमारा बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाएगा, तो ट्रम्प ने 12 दिन के अंदर ही इजराइल और ईरान के बीच में
सीज फायर अनाउंस करवा दिया। लेकिन ट्रंप ने ये जो मिलिट्री स्ट्राइक की थी, इसकी वजह से यूएस डोमिनेंस दोबारा से शॉर्ट टर्म के लिए री हो गई। लेकिन ट्रंप का ये जो यूनिलेटरल एक्शन था, बिना यूएन की सैंक्शन के ट्रंप ने ये जो स्टेप उठाया था, इस स्टेप की वजह से ग्लोबल एंग्जाइटी इंक्रीज हो चुकी है कि यूएस अब ग्लोबल ऑर्डर को, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, वो यूनिलेटरली जो मन में आ रहा है उस तरह की पॉलिसीज फॉलो करना चालू कर रहा है। फिर उसके बाद जब ट्रंप ने 12 दिनों के अंदर ईरान और इसराइल में सीज फायर मीडिएट करवाया, इससे ट्रंप की पर्सनल इमेज इंप्रूव हो गई। ट्रंप का आज की डेट में एक बहुत बड़ा, एक तरह से आप कह सकते हो कि सपना है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए। ठीक है, तभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी उसने क्लेम करना चालू कर दिया कि मैं मीडिएटर हूँ, मैंने मीडिएट करवाया। ईरान इसराइल के बीच में भी वो सेम काम कर रहा है। ठीक है, तो उसने अपनी पर्सनल इमेज को यहाँ पे बूस्ट कर लिया, लेकिन यूएन की क्रेडिबिलिटी को वीक कर लिया। उसने जो भी मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी है उसको साइडलाइन कर दिया। ठीक है, नाटो, दोबारा से नाटो को अब स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। नाटो मेंबर्स को पुश किया जा रहा है कि वो अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज करें। नाटो मेंबर्स अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज करें, 5% से ये इंक्रीज की बात की जा रही है। ठीक है, अब अगर नाटो स्ट्रॉन्ग होगा तो नाटो एक तरह से एनिमी है रशिया का, है ना। नाटो वेस्टर्न कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो रशिया भी चाइना के साथ मिलके अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो नाटो के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वेस्ट और ईस्ट के बीच में मिलिट्री पोलराइजेशन हमें देखने को मिल सकती है। आप देख रहे हैं नोट्स मैंने किस तरह से अरेंज किए हैं। इनको अरेंज करने के पीछे मेरा मकसद ये है कि जो इवेंट हो रहे हैं उस इवेंट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो आप चीज़ों को अच्छे से समझें, ताकि अगर कभी आंसर लिखना पड़ जाए तो आप चीज़ों में जो भी इवेंट हुए हैं उन इवेंट के इम्पैक्ट्स को अच्छे से एनालाइज कर पाएँ। ठीक है ना। अमेरिका फर्स्ट रिडक्स, रिडक्स का मतलब है रिवाइवल। ट्रंप ने आके फिर से पॉलिसी फॉलो की है अमेरिका फर्स्ट की। अमेरिका ने यूएन क्लाइमेट से विड्रॉ कर लिया, यूएन क्लाइमेट की वो फंडिंग नहीं कर रहा, रिफ्यूजी बॉडीज को वो फंडिंग नहीं कर रहा। इमिग्रेशन के ऊपर भी अमेरिका ने बहुत ही हार्ड स्टैंस ले रखा है, वो नहीं चाहता कि इमिग्रेंट्स यूएसए में आए। ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस अंडरमाइन होते जा रहे हैं। पहले क्या होता था, अगर किसी देश में लोगों को परसिक्यूट किया जा रहा था, किसी देश के अंदर सिविल वॉर हो रही है, तो लोग अमेरिका को देखते थे एज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब लोग यूएस जाएंगे और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएंगे। लेकिन अब यूएसए इमिग्रेशन को अपने देश में ज़्यादा आसानी से होने नहीं दे रहा, जिसकी वजह से डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज यूएस के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से नॉर्थ साउथ का ट्रस्ट डेफिसिट और भी ज़्यादा खराब होता जा रहा है। ठीक है, एंटी चाइना टेक्नोलॉजी सैंक्शन, यूएसए नहीं चाहता, यूएसए का टेक्नोलॉजी में आज की डेट में अगर कोई बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है तो वो है चाइना। 5G टेक्नोलॉजी के अंदर हमने डायरेक्ट कंपटीशन देखा बिटवीन यूएसए एंड चाइना। ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी को लेके पिछले 2-3 साल में डायरेक्ट कंपटीशन दोनों देशों के बीच में था। अब यूएस नहीं चाहता कि यूएसए की टेक्नोलॉजी चाइना पहुंच जाए, क्योंकि अगर यूएसए की कोई टेक्नोलॉजी चाइना पहुंचती है तो चाइना उस टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग करता है और रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो अपने सस्ते प्रोडक्ट बना देता है। तो इस वजह से यूएस ने चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, जिसमें यूएसए विल नॉट एक्सपोर्ट इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर टेक्नोलॉजी टू चाइना। तो ये वाली टेक्नोलॉजी अगर चाइना नहीं पहुंचेगी तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने खुद के सस्ते प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। ठीक है, ठीक है। ट्रेड वॉर 2.0, यूएसए ने चाइना के ऊपर, ईयू के ऊपर, इंडिया, कनाडा, जापान, लगभग हर जगह वो टैरिफ्स इंक्रीज करता जा रहा है। अभी रिसेंटली शायद आज ही की न्यूज़ है जिसमें उसने जापान के ऊपर दोबारा से टैरिफ को री इम्पोज कर दिया है। ठीक है, ताकि ये जो देश है ये देश यूएस के साथ आके नेगोशिएट करें। जब ये देश यूएस के साथ नेगोशिएट करेंगे तो यूएसए उन नेगोशिएशन के अंदर ऐसी टर्म्स रखवाएगा जो कि यूएस को बेनिफिट करे। फॉर एग्जांपल इंडिया अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया की एग्रीकल्चरल मार्केट का एक्सेस यूएसए को नहीं देता। ठीक है,
यूएसए चाहता है कि इंडिया अपनी एग्रीकल्चरल मार्केट को ओपन कर दे फॉर यूएस एक्सपोर्ट्स। अगर इंडिया इस चीज़ को मान जाएगा तो यूएस का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो इंडिया में आने लगेगा, विच कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट आवर फार्मर्स। तो इस वजह से लेके इंडिया और यूएस के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन्स बनी रहती है। अभी 9 जुलाई को मोस्ट लाइकली आप देखेंगे इंडिया और यूएस के बीच में कोई ट्रेड एग्रीमेंट पे डिस्कशन होगा। ये हिंट्स आने लगे हैं कि अभी कोई उससे रिजल्ट नहीं निकलेगा और अगस्त में जाके हो सकता है कि कोई ट्रेड डील बिटवीन यूएस एंड इंडिया साइन हो जाए। ठीक है, तो यूएस क्या कर रहा है, टैरिफ्स इंपोज करके आर्म ट्विस्ट कर रहा है ताकि अलग अलग देश यूएस के साथ नेगोशिएट करें और यूएस से ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस उन ट्रेड डील्स के अंदर रखवा सके जो कि डायरेक्टली यूएसए को बेनिफिट पहुंचाएं। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो टैरिफ लग रहे हैं, इन टैरिफ की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पा रही है। और जो आपके रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं, ये रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स आपस में बहुत तेज़ी से एंगेज करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यूएस के साथ अगर हम ट्रेड करेंगे वो तो टैरिफ लगाता रहेगा, तो अब हमें दूसरे देशों के साथ ऐसे रिलेशन बनाने हैं कि उनके साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव हो जाएं। दैट इज़ वाई यू आर सीइंग राइज ऑफ आरसीईपी, ब्रिक्स बैंक, ये सब हमें देखने को मिल रहा है। यूएस ने फिर से इजराइल के सपोर्ट को रीअसर्ट करना चालू कर दिया, पूरी तरह से जेरूसलम को इजराइल का तरह रिकॉग्नाइज कर लिया और उसने यूनाइटेड नेशंस में जब गाजा के अंदर सीज फायर का रेजोल्यूशन आया था तो यूएसए ने उस सीज फायर रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया। बेसिकली सीज फायर ना हो गाजा के अंदर, ये उसने बोला। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सपोर्ट है इजराइल को। यूएसए अपने रिवेरा प्लान को भी आज की डेट में फॉलो कर रहा है, जिसमें वो गाजा के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको रीलोकेट कर रहा है दूसरी जगह पे। ठीक है, सिंपल भाषा में, ताकि इजराइल गाजा के अंदर घुसता जाए और वहाँ से लोग जो ऑलरेडी रह रहे हैं वो बाहर चले जाएं। ठीक है ना, तो गाजा के ऊपर किसका कंट्रोल आ जाएगा, इजराइल का आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से यूएस डिप्लोमेटिकली वेस्ट एशिया के अंदर आइसोलेट हो चुका है। ठीक है, और इजराइल अपने फार राइट पॉलिसीज को बिना किसी स्क्रूटिनी के फॉलो कर रहा है। अगर हम इजराइल की बात करें तो आपको पता है नेतन्याहू, ही वॉज नॉट वेरी पॉपुलर। जब से गाजा के ऊपर हमला करना चालू किया इजराइल ने, तब से नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो रही है। अब ऐसे में उसको अपनी पॉपुलैरिटी इंक्रीज करनी थी, तो इजराइल ने देखा कि ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं ना, तो पूरी की पूरी जनता इजराइल के लीडर को पसंद करना चालू करती है। इस वजह से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। सिर्फ उसको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अपनी पकड़ बनाए रखनी थी, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा ड्रामा आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब ग्लोबल ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है, ऊपर जो देखा वही सेम चीज़। यूनिलेटरलिज्म की जगह अब मल्टीलेटरलिज्म देखने को मिल रहा है। ट्रंप यूएन फ्रेमवर्क को बाईपास करके डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन ले चुका है। ठीक है, और ट्रंप की जो एफर्ट्स हैं उनकी वजह से मल्टीलेटरल नॉर्म्स में जो दुनिया का देशों का फेथ था, वो फेथ इरोड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस की जो डोमिनेंस है, उस डोमिनेंस की वजह से चाइना और रशिया की क्लोजनेस बढ़ती जा रही है और ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एससीओ, ब्रिक्स, ये ऑर्गेनाइजेशन भी अब प्रमोट होती जा रही हैं, इनकी मेंबरशिप एक्सपेंड करती जा रही है। रीजनल ऑर्डर की बात करें तो वेस्ट एशिया के अंदर भी सऊदी एंड यूएई, ये दोनों के दोनों क्लोज एलाई थे यूएसए के। ठीक है, इनकी जो ऑयल इकोनॉमी है इट इज डिपेंडेंट ऑन डॉलर। ठीक है, सऊदी एंड यूएई दोनों यूएसए के क्लोज थे, लेकिन यूएसए की अनसर्टेन पॉलिसीज की वजह से सऊदी एंड यूएई आर मूविंग क्लोजर टू चाइना। दे आर मूविंग क्लोजर टू चाइना। यूएई हैज बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ये ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है। सऊदी अरेबिया ने उस मेंबरशिप के लिए साइन किया है, बट सऊदी अरेबिया डिड नॉट रेटिफाई इट। ठीक है, लेकिन एक तरह से हमें क्या दिखाई दे रहा है, दैट सऊदी अरेबिया एंड यूएई आर मूविंग क्लोजर टू ब्रिक्स नाउ। ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप याद रखेंगे, ब्रिक्स को बनाया गया था एज एन एंटी यूएसए ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिक्स जो है वो यूएस की हेजीमनी को एक तरह से चैलेंज करती है। ब्रिक्स इज सीन एज अ कॉम्पिटिशन टू G7 कंट्रीज। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि G7 कंट्रीज कौन सी हैं, G8 कंट्रीज कौन सी हुआ करती थी, क्या कोई G6 कंट्री भी होती हैं, ये बताएंगे। फिर आप G20 कंट्रीज के बारे में भी बताइएगा। ठीक है, G20, G4।
ठीक है, इन कंट्रीज के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब ये जो सऊदी अरेबिया यूएई है, ये भी चाइना के क्लोज आते जा रहे हैं, ब्रिक्स के क्लोज आते जा रहे हैं। ब्रिक्स जो कि इनहेरेंटली देखी जाती है एक एंटी यूएस ऑर्गेनाइजेशन की तरह, ये दोनों के दोनों यूएस के एलाई थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि ट्रस्ट यूएस के ऊपर थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है। सेम विद यूरोप, यूरोप स्केप्टिकल है आज की डेट में ट्रम्प लेड यूएसए का, ठीक है। कनाडा को तो बहुत ही गलत ट्रीटमेंट मिली यूएस ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। इंडो पैसिफिक की अगर बात करें तो यूएस की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी एक तरह से एंकर्ड थी। यूएस की इंडो पैसिफिक पॉलिसी वाज एंकर्ड टू काउंटर चाइना, चाइना को काउंटर करने के लिए थी, ठीक है। तो अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसीज़ को फर्दर ले जाने के लिए 2017 के अंदर क्वाड को रिवाइव किया गया। क्वाड के अंदर आपके 4 देशों की मेंबरशिप देखने को मिलती है। 4 देशों के जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग होती है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूएसए, ठीक है। तो क्वाड के जो मेंबर्स हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया, दे आर ऑल्सो नाउ स्केप्टिकल ऑफ यूएसए। जापान और ऑस्ट्रेलिया को क्या लग रहा है कि क्वाड बनाई गई थी चाइना को काउंटर करने के लिए, और यूएसए चाइना के साथ ही ट्रेड डील साइन करने के लिए भी इच्छुक दिखाई दे रहा है। यूएसए इज विलिंग टू साइन अ ट्रेड डील विद चाइना। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया भी अब स्केप्टिकल है कि आखिर ट्रंप चाहता क्या है, उसकी पॉलिसी इतनी अनसर्टेन है। ऑल्सो ट्रंप जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में जापान और ऑस्ट्रेलिया को फोर्स कर रहा है कि वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे, जिसकी वजह से भी जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़े से टेंशन में है। तो ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबल और ट्रांजैक्शन स्टाइल से क्वाड भी स्ट्रेन फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल लीडरशिप में हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, जहां पे यूएस की क्रेडिबिलिटी को अब लोग क्वेश्चन करना चालू कर चुके हैं, और अब अलग अलग देश अपने दूसरी अलाइनमेंट, ऑल्टरनेटिव अलाइनमेंट्स को एक्सप्लोर करना चालू कर रहे हैं, ठीक है। अब इन सब का इम्प्लीकेशन इंडिया के ऊपर क्या होगा? देखो, वेस्ट एशिया की अगर बात करें तो यूएस और इजराइल के क्लोज रिलेशन की वजह से अब वेस्ट एशियन कंट्रीज यूएस को एक न्यूट्रल मीडिएटर की तरह नहीं देख पा रही। उन्हें पता है कि यूएसए वही काम करेगा जो इजराइल उसको करने के लिए बोलेगा। पूरी दुनिया यूएस के इशारों पे नाच रही है और यूएस इजराइल के इशारों पे नाच रहा है, ठीक है। तो ऐसे में इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक न्यूट्रल मीडिएटर की तरह इजराइल और ईरान के बीच में एक रोल प्ले कर सकता है। बहुत सारे एडिटोरियल में इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा पुश किया गया है। डिफेंस टाइज की अगर बात करें तो इंडिया और यूएस के डिफेंस रिलेशंस अब काफ़ी बेटर हो चुके हैं, और इंडिया यूएस से ढेर सारी डिफेंस टेक्नोलॉजी ले रहा है। इसके साथ साथ इंडिया ने फ्रांस के साथ भी अपने डिफेंस रिलेशंस को काफ़ी स्ट्रांग बनाया है। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन देखो, क्योंकि चाइना और यूएस ये दोनों के दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, एंड यूएसए इज imposing a lot of tariffs on China. USA is also imposing technology and AI ban on China, कि यूएस की जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना ना पहुंच पाए। चाइना के ऊपर से भी पूरी दुनिया में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ही कम हो चुका है। तो जिन कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट पहले चाइना में जा रही थी, वो इन्वेस्टमेंट अब इंडिया के अंदर आ सकती है, और ये इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट कर सकती है। इंडिया को सप्लाई चेन रीलोकेशन के अंदर एक फेवरेबल डेस्टिनेशन की तरह पोर्ट्रे कर सकती है। यानी कि अब अगर किसी कंट्री को चाइना और इंडिया में किसी एक देश में अपनी फैक्ट्री लगानी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो चाइना की जगह इंडिया में लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि चाइना के साथ भी ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ही लो है। अब चैलेंज क्या है? अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी है, वो सब हम देख चुके हैं, एक बार इसको आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चैलेंज सारे के सारे देख लिए हमने, ठीक है, जिसमें इंडिया को एक बैलेंसिंग एक्ट फॉलो करना होगा, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अच्छा, मिडल ईस्ट की बात करें, ठीक है। मिडल ईस्ट के अंदर भी अब क्या हो चुका है, यूएस और इजराइल की क्लोजनेस की वजह से मिडल ईस्ट इज ऑल्सो लुकिंग फॉर न्यू पार्टनर्स, और जहाँ पे भी नए पार्टनर की ज़रूरत होती है, चाइना वहाँ पे कूद के पहुँच जाता है। कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया एंड यूएई, इनका बहुत ही बड़ा सोवरेन वेल्थ फंड है,
यानी कि इनके पास ऐसा बहुत सारा पैसा है जो कि ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे देशों के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं तो उनका पैसा इंडिया में भी इन्वेस्ट हो सकता है। तो चाइना भी उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाह रहा है। इंडो पैसिफिक की बात की जाए तो इंडो पैसिफिक में मिलिटराइजेशन इंक्रीज हो चुकी है। आर्म्स रेस का खतरा इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यूरोप अब यूएसए से ज़्यादा इंडिपेंडेंट, मतलब यूएस के ऊपर वो ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता और वो अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करना चालू कर चुका है। और ईयू चाइना डिप्लोमेसी अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में चाइना और रशिया ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ठीक है, कंक्लूजन आप रीड कर लेंगे। ट्रांजिशन फ्रॉम, मतलब ये एक टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है कि हमें फॉरेन रिलेशंस के अंदर, इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर किस तरह की डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही क्लियरली एक ट्रांजिशन देखने को मिल सकता है यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ। यूएस की जो डोमिनेंस है, हालांकि यूएस इज ट्राइंग टू रीअसर्ट इट्स डोमिनेंस, वो फिर से उतना ही पावरफुल बनना चाहता है जितना वो पहले था, लेकिन उसकी डोमिनेंस अभी थोड़ी सी कम हो चुकी है। वो ग्लोबल लीडरशिप से अभी भी पीछे ही हटा हुआ है। ठीक है, और यूएस की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अनसर्टेन है, कहीं पे भी लड़ाई कर देगा फिर मीडिएशन कराने पहुंच जाएगा। ईरान के साथ यूएस की क्या पॉलिसी थी आप बताइए मुझे। पहले यूएस बोला कि हम ईरान के साथ नेगोशिएट करेंगे उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, उसने कहा कि हम नेगोशिएट करेंगे। फिर इजराइल के साथ अगर ईरान की वॉर चालू हो गई तो यूएस ने उसके साथ लड़ाई कर ली, ईरान के साथ लड़ाई कर ली। फिर उसके बाद उसने कहा कि भाई मैं तो सीज़ फायर कर रहा हूँ, सीज़ फायर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उसकी जो पॉलिसी है वो एंगेजमेंट, वॉर, एंगेजमेंट, बार बार ऑसिलेट करती जा रही है। तो अनसर्टेन पॉलिसीज फॉलो कर रहा है वो। ठीक है, ऑल्टरनेटिव ब्लॉक्स की राइज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ब्रिक्स और एससीओ जो कि मल्टीपोलर हब्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी मेंबरशिप एक्सपेंड हो रही है और अब ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं करते, ये सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 मेजर पावर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगर हम यूएस की बात करें तो आज भी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर यूएस इज द कोर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। जो भी यूएस करता है उसका इम्पैक्ट आपको हर एक रीजन पे, हर एक देश पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आज भी यूएस एक सेंट्रल पावर है जब भी इंटरनेशनल अफेयर्स की बात की जाएगी। और उसकी जो डिसाइसिव मिलिट्री इंटरवेंशंस हैं, इसने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि यूएसए अपने इंटरेस्ट के लिए हमला भी कर सकता है, टैरिफ भी इम्पोज कर सकता है। ठीक है, लेकिन यूएसए के ऊपर दुनिया का जो ट्रस्ट है वो रिड्यूस होता जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि यूएस के ऊपर आखिर हम ट्रस्ट करते ही क्यों थे। आप किसी भी देश में जहाँ पे सिविल अनरेस्ट या फिर आपको किसी तरह की टेंशन देखने को मिल रही है, आप उसकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। या तो यूएस ने या फिर किसी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री ने उस देश के अंदर वो सिविल अनरेस्ट खुद कराया था, सिर्फ अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। यूएस अभी तक किसी भी देश का रिलायबल पार्टनर नहीं बन के आया। यूरोप के साथ उसके इतने अच्छे रिलेशन थे, चुटकी बजाते ही उसने उन रिलेशंस को चेंज कर दिया। कनाडा उसका नेबर, इतने अच्छे रिलेशंस थे, चुटकी बजाते ही वो रिलेशंस भी वहाँ पे उसने ख़राब कर दिए। पाकिस्तान से दूरी बना के इंडिया के क्लोज आ रहा था, अब देखो दोबारा से पाकिस्तान के क्लोज जा रहा है। तो यूएस तो कभी भी फॉरेन रिलेशंस के अंदर एक ट्रस्ट वर्दी देश की तरह देखा ही नहीं जा सकता, और वही ट्रस्ट डेफिसिट अब वाइडन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस के यूनिलेटरल असर्टिवनेस को और अनप्रिडिक्टेबिलिटी को हर जगह क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसकी ग्लोबल इमेज आज की डेट में बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखी जा रही है। ठीक है, यूएस आज भी वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर हमारे साथ नेगोशिएट करता है, इंडिया के साथ, थ्रू क्वाड। ठीक है, यूएस आज भी यूरोपियन कंट्रीज के साथ क्लोज रिलेशन मेंटेन करता है थ्रू नाटो, और यूएस आज भी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर क्वाड के थ्रू अपनी डोमिनेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, चाइना को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। चाइना की अगर बात की जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके 1990s तक जब बायपोलर वर्ल्ड था, जब यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों के दोनों देश सुपर पावर की तरह इमर्ज कर चुके थे, 1990s के बाद आपका यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया।
ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि चाइना का जो राइज हो रहा है, चाइना का जो राइज हो रहा है आज की डेट में, इस राइज की वजह से चाइना और यूएस के बीच में हमें राइवलरी देखने को मिल रही है, और ये एक नई तरीके की कोल्ड वॉर हमें देखने को मिल रही है बिटवीन चाइना एंड यूएसए। ये दोनों के दोनों आपस में मिलिट्री वॉर में एंगेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर टैरिफ वॉर्स कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने का बैन लगा रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए चाइना फोकस कर रहा है अपनी इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस के ऊपर, कि मैं जितना तेज़ी से ग्रो करूंगा, मैं जितना अपने ऊपर रिलायंट रहूंगा, उतना मेरे लिए बेटर रहेगा। वो अपनी मिलिट्री को बहुत तेज़ी से मॉडर्नाइज कर रहा है और अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। इसके साथ साथ दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। चाइना और रशिया के बीच में क्लोज टाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको ड्रैगन बियर अलायंस कहा जाता है। ड्रैगन फॉर चाइना, बियर फॉर रशिया। तो ये ड्रैगन बियर अलायंस हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, जो पूरे ग्लोबल गवर्नेंस को रीशेप कर रही है आज की डेट में। ब्रिक्स और एससीओ, ब्रिक्स ये तो बनी ही एक तरह से यूएसए को काउंटर करने के लिए थी। एससीओ जिसके अंदर चाइना और रशिया यूएस के अगेंस्ट ही बातें करते हैं। ब्रिक्स और एससीओ दोनों के दोनों डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं। डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि जो ट्रेड होता है वो ट्रेड डॉलर्स में ना हो, बल्कि उनकी लोकल करेंसीज में हो, ताकि देशों को डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े ट्रेड के लिए। ठीक है, वो डी डॉलराइजेशन को एडवोकेट करते रहते हैं, रीजनल कनेक्टिविटी को एडवोकेट कर रहे हैं, ग्लोबल ऑर्डर को चाइनीज फ्रेमवर्क के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिक्स एंड एससीओ। और इसी वजह से ब्रिक्स के अंदर इंडिया और चाइना की तनातनी चलती रहती है, इन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स चलते हुए दिखाई देते हैं। अभी एक आर्टिकल ब्रिक्स के ऊपर भी है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, रशिया की अगर बात करें, रशिया इज नो लॉन्गर अ फाइनेंशियल सुपर पावर, बट इट इज स्टिल अ मिलिट्री पावर। इट इज स्टिल अ मिलिट्री पावर, इट स्टिल हैज़ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो रशिया ने स्ट्रेटेजिकली अपने आप को पार्टनर कर लिया चाइना के साथ। ठीक है, जब यूएसए रशिया के ऊपर बैन लगाता है तो रशिया का ऑयल एक्सपोर्ट सफ़र करता है। तो ऐसे में रशिया ढूंढ रहा है ऐसे पार्टनर जो कि रशिया से ऑयल खरीद सके, हथियार खरीद सके, रशिया को सपोर्ट कर सके, तो वहाँ पे आता है चाइना। ठीक है, तभी रशिया ने बहुत ही सस्ते दाम पे इंडिया को भी अपना ऑयल एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, तो आज की डेट में ये रशिया बियर अलायंस जो बन रहा है, ये रशिया को दोबारा से ग्लोबल अफेयर्स के अंदर एक डोमिनेटिंग वॉइस प्रोवाइड कर रहा है, एक डोमिनेटिंग वॉइस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, रशिया भी ब्रिक्स और एससीओ को यूज करता है टू काउंटर वेस्टर्न सैंक्शंस और डी डॉलराइजेशन करने के लिए। ठीक है, अब ऐसे कौन से इवेंट है जो कि इस चेंज को सिग्नल करते हैं? अभी हम एक तरह से जो चेंज हो रहा है उसके सिग्नल को छोड़ के हम ये देखते हैं कि क्या क्या इवेंट्स हुए और उन इवेंट्स का ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन हमें देखने को मिला। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर थोड़ा सा क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप कर रहा होगा, थोड़ा सा इवेंट्स एंड इम्प्लीकेशंस एंड इम्पैक्ट्स को लिंक करने में मदद कर रहा होगा। ठीक है, सिर्फ एडिटोरियल रीड करते रहेंगे तो उससे पॉइंट्स जनरेट करना एग्जाम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमें एडिटोरियल्स को रीड करना ज़रूर है, लेकिन उसके नोट्स किस तरह से बनाएं कि हम एग्ज़ाम के अंदर पॉइंट्स यूज़ कर सकें, उसके लिए आपकी ये क्लास हो रही है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को, हमारी वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी आपके डाउट आते हैं कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइए एक। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, आपका जो सपोर्ट है उसी सपोर्ट की वजह से हम आगे काम कर पाते हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं, मतलब कंटिन्यू करते हैं। देखो, अभी जो ब्रिक्स की समिट हुई, उस ब्रिक्स की समिट में पुतिन फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाए, ऑनलाइन उस समिट को अटेंड किया, क्योंकि ये समिट हो रही थी आपके ब्राज़ील के अंदर। अब पुतिन के साथ इशू ये है कि पुतिन के अगेंस्ट एक वारंट इशू किया हुआ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, और ब्राज़ील इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है। तो पुतिन को ये डर है कि अगर वो ब्राज़ील जाएगा तो ब्राज़ील के ऊपर ये दबाव होगा कि वो पुतिन को अरेस्ट करने की कोशिश करे, जो कि ब्राज़ील के लिए बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग हो जाएगा कि आपने पहले किसी को इनवाइट किया मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए और फिर अब आप उसको अरेस्ट करने की बात कर रहे हो।
तो ब्राज़ील को इस तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, तो पुतिन ने ब्रिक्स समिट अटेंड नहीं की फिजिकली। चाइना ने तो मना ही कर दिया। अब चाइना और रशिया की एब्सेंस फ्रॉम ब्रिक्स समिट सिग्नल्स टुवर्ड्स वीकनिंग ऑफ ब्रिक्स। इनफैक्ट ये बात कही जा रही है कि चाइना अपनी खुद की एक और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर से वो इंडिया को नहीं चाहेगा, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर जब भी कोई डिस्कशन होती है तो इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर इश्यूज हैं, उन बॉर्डर इश्यूज की वजह से ब्रिक्स में कोई भी फ्रूटफुल डिस्कशन नहीं हो पाती। प्लस नाउ ये एक और चीज़ है, ये इंडियन न्यूज़पेपर ने अभी तक कवर नहीं किया, ठीक है। आई थिंक वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर या फिर द इकोनॉमिस्ट के अंदर एक एडिटोरियल आया था, उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही कि ब्रिक्स की जो एक्सपेंशन हो रही है, इट इज़ नॉट हेल्पिंग ब्रिक्स, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर अब आपको यूएई देखने को मिल रहा है, इजिप्ट देखने को मिल रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, यूएई इज़ अ क्लोज एलाई ऑफ यूएसए। इसके अंदर आपको ईरान देखने को मिल रहा है। ईरान एंड यूएई दे डू नॉट हैव गुड रिलेशंस। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आपने यूएई भी रख लिया, ईरान भी रख लिया, इनके खुद के आपस में रिलेशंस अच्छे नहीं है, ठीक है। फिर जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स को हमेशा से यूएस हेजीमनी को चैलेंज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा गया, और ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन की बात कर रही है, लेकिन यूएई तो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका यूएस के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, यूएई का जो ऑयल ट्रेड है वो डॉलर्स में होता है बहुत ज़्यादा। तो यूएई एक तो यूएस के साथ अलाइड है, तो यूएस हेजेमनी को कैसे चैलेंज करेगा यूएई। दूसरा, वो डी डॉलराइजेशन के प्रिंसिपल को कैसे एम्पलीफाई होने देगा। तो अब हमने क्या कर दिया, ब्रिक्स के अंदर आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस खत्म हो गई है आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। प्लस ब्रिक्स के अंदर पहले जो देश थे लगभग वो डेमोक्रेसीज थे, बट नाउ वी आर इंक्लूडिंग मोनार्कीज एज वेल, इजिप्ट, यूएई, ठीक है ना, जिसकी वजह से इंडिया मतलब आइडियोलॉजी जो है डेमोक्रेसी वाली वो भी वीकन होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ब्रिक्स, इस वजह से ये कहा जा रहा है कि ब्रिक्स के ऊपर अब फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आने वाले समय में इट इज़ गोइंग टू बी अ डेड ऑर्गेनाइजेशन, अ डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन विद लिटिल टू नो पावर, क्योंकि इनके जो मेंबर्स हैं वो आपस में ही लड़ लड़ के किसी तरह का कंसेंसस नहीं बनने देंगे, किसी भी तरह का आउटपुट नहीं निकलने देंगे ब्रिक्स में से, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल फ्रिक्शन है, वीक आइडियोलॉजिकल कोहेजन है एक्सपेंडेड ब्रिक्स के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखेंगे आप इसको, ठीक है। रशिया चाइना जो ड्रैगन बियर डिप्लोमेसी है वो इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से एक मल्टीपोलर जियोपॉलिटिकल नेक्सस बन सकता है, विच इज चैलेंजिंग दी वेस्टर्न ऑर्डर, वेस्टर्न पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। फिर जी जिनपिंग की कोल्ड वॉर स्ट्रेटेजी, चाइना की आज की डेट में जो पॉलिसी है ना, उस पॉलिसी को एक टर्म दी गई है, मैं आपको वो टर्म दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह की टर्म्स आपको आंसर्स में यूज करनी होती हैं। डुअल सर्कुलेशन स्ट्रेटेजी, डुअल सर्कुलेशन स्ट्रेटेजी क्या कहती है, ये कहती है कि चाइना, अभी चाइना की जो इकॉनमी है वो एक एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी है। एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी का मतलब होता है चाइना ज़्यादातर पैसा कमाता है बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो चाइना का पैसा दूसरे देशों के साथ जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। चाइना सेल्फ रिलायंस बनाना चाहता है, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हम अपने एक्सपोर्ट रिलेशंस को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन वी आर गोइंग टू इंक्रीजिंगली फोकस ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन, हम अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन को भी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो ये उसकी डुअल सर्कुलेशन पॉलिसी है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो जी जिनपिंग क्या कहता है, जी जिनपिंग, चाइना के अंदर सिंगल पार्टी होने का फ़ायदा ये है कि जी जिनपिंग इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग पावर। तो जी जिनपिंग कहता है कि हम, चाइना जो है वो कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ रहा, हम तो लॉन्ग टर्म का जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम स्लोली काम करते जाएंगे, धीरे धीरे अपने लेवल को इम्प्रूव करते जाएंगे, और एक टाइम आएगा जब चाइना वुड बी दी सुपर पावर, ठीक है। और जी जिनपिंग एक कंपटीशन बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अभी जो आपके फंडिंग मैकेनिज्म है, चाहे आपका वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो,
इवन टू सम एक्सटेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। बट वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये दोनों के दोनों पूरी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा डोमिनेटेड है। किसको फंडिंग मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो वेस्टर्न मैकेनिज्म्स को बाईपास करने के लिए ब्रिक्स ने अपना मल्टीलेटरल गारंटी फंड बनाया है। बेसिकली जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सिर्फ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। एससीओ का भी एक्सपेंशन हो चुका है, उसके अंदर आपको ईरान बेलारूस देखने को मिलेंगे, ठीक है। एससीओ के अंदर अब इंक्रीजिंगली एंटी वेस्ट रिटोरिक, एंटी वेस्ट पोस्चर देखने को मिलता है, जिसको इंडिया रेजिस्ट करता रहता है, जिसकी वजह से एससीओ भी अभी सही से काम नहीं कर पा रही है, ठीक है। एक अच्छा पॉजिटिव साइन आज की डेट में क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर टेंशन्स थी, अब दोनों देश आपस में डायलॉग्स कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये जो बॉर्डर अकॉर्ड है, इसके बाद इंडिया चाइना के जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो थोड़े से पीछे चले जाएंगे, ठीक है। और इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशंस में खटास आई थी वो थोड़ी सी कम हो सकती है, ठीक है। फ्लाइट्स की ऑलरेडी रिजम्पशन हो चुकी है, मिलिट्री टॉक्स हो रही हैं, बायलेटरल थॉ देखने को मिल रहा है। यूएस चाइना इंडिया ट्राइलेटरल डिप्लोमेसी, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग एस्पेक्ट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए। क्यों? इंडिया अगर यूएस के क्लोज जाता है तो चाइना और इंडिया के बीच में डिस्ट्रस्ट क्रिएट होगा। इंडिया अगर चाइना के क्लोज जाता है तो इंडिया और यूएस के बीच में डिस्ट्रस्ट होगा। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ एससीओ एंड ब्रिक्स, जहाँ पे वो चाइना से एंगेज करता है, एंड इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ क्वाड की मीटिंग्स में भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है, जहाँ पे वो यूएसए के साथ है, प्लस I2U2, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया को अपनी मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी को भी थोड़ा सा सही से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। रीजनल डायनेमिक्स हम ऊपर देख चुके हैं, आप एक बार इसको रीड कर लेंगे बस। ये देख लीजिए, इंडिया की अगर बात करें तो जब एससीओ की मीटिंग होती है तो एससीओ की मीटिंग के अंदर इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रेजिस्ट करती है। इसके साथ साथ जो एंटी वेस्ट नैरेटिव होता है उसको भी इंडिया रेजिस्ट करती रहती है, ठीक है। इसके साथ साथ इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया एससीओ के जॉइंट स्टेटमेंट को साइन करने से। क्यों? क्योंकि एससीओ के अंदर काउंटर टेररिज्म को लेके जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दी गई, तो इंडिया को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि काउंटर टेररिज्म को लेके एससीओ ने कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दी और इंडिया रिफ्यूज टू साइन द जॉइंट डिक्लेरेशन, ठीक है। ब्रिक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बॉर्डर डिप्लोमेसी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब एक एडिटोरियल आया था एक्सप्लोरिंग द रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान। इस पूरे रिलेशन को मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर आपको मोटा मोटा कुछ याद रखना है तो मोटा मोटा आप याद रखेंगे कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू लेवरेज टू पावर्स। कितना भी कमज़ोर हो जाए, पाकिस्तान के पास दो ताकत अभी बनी हुई हैं। पहली ताकत जो उसको उसकी ज्योग्राफी प्रोवाइड करती है, ठीक है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है कि ये सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के सेंटर में लाई करता है। तो यूएस को ये लोकेशन मतलब पाकिस्तान एक ऐसा देश दिखाई देता है जिसके अंदर अगर यूएस की प्रेजेंस है तो यूएस इन्फ्लुएंस कर सकता है सेंट्रल एशिया को भी, वेस्ट एशिया को भी और साउथ एशिया को भी, ठीक है। ज्योग्राफी को यूज़ करके अफगानिस्तान और ईरान के अंदर यूएसए को लॉजिस्टिकल प्लस में इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल सकता है। ऑल्सो यूएस की एक बिलीफ है कि ईरान को जितने अच्छे से पाकिस्तान समझता है उतने अच्छे से कोई और देश नहीं समझता। तो इसीलिए पाकिस्तान की ये जो नॉलेज है रिगार्डिंग ईरान, उसकी वजह से भी यूएस और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन सब सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है वो उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से यूएस एंड पाकिस्तान आर कमिंग क्लोजर। दूसरी जो चीज़ है पाकिस्तान में वो है पर्सनल डिप्लोमेसी। पाकिस्तान हैज़ अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ डिप्लोमेसी नोन एज पर्सनल डिप्लोमेसी, जिसके अंदर पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स के बहुत ही क्लोज रिलेशंस हैं विद यूएस। और ये जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो यूएस जाते हैं, यूएस के अंदर उनको होस्ट किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है।
तो इसी को जल्दी से एक बारी नोट्स में से देख लेते हैं, ताकि अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो तो उस पॉइंट को भी हम कवर कर लें। अदरवाइज आप चाहें तो सीधा नोट्स को भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको कोई आंसर लिखने को आ जाए कि इन रीसेंट टाइम्स वी आर सीइंग क्लोज एंगेजमेंट बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान, फुल स्टॉप, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया इन इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। तो सारे के सारे पॉइंट्स अब आपके पास लगभग मौजूद हैं, लेकिन आपको उन पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल्स देने होंगे। कम से कम 3-4 एग्जाम्पल आपको देने होंगे कि किस तरह यूएस और पाकिस्तान की क्लोजनेस बन रही है, और कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे कि किस वजह से यूएस एंड इंडिया के रिलेशंस में खटास आ रही है, ठीक है। तो एक बार पूरे के पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस का, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्लोजनेस आई है उसको भी देखते हैं। कोल्ड वॉर के टाइम पे पाकिस्तान यूएस का एक क्लोज एलाई बन चुका था, की एलाई बन चुका था, क्योंकि पाकिस्तान ने सीएटो और सेंटो को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद 1980s के अंदर पाकिस्तान ने यूएस को सपोर्ट प्रोवाइड किया, जब यूएस ने सोवियत फोर्सेस के अगेंस्ट अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन को ट्रेन करके मतलब अफगानिस्तान के अंदर आपकी सोवियत फोर्सेस थी, तो सोवियत को मूव आउट करने के लिए यूएस ने मुजाहिदीन को अफगानिस्तान के अंदर प्लेस किया था, और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था यूएस को। पाकिस्तान की टेरिटरी को यूज़ किया जा रहा था बेस की तरह यूएस के द्वारा। पोस्ट 9/11 2001 से लेकर 2011 तक पाकिस्तान यूएस का एक मेजर नॉन नाटो एलाई बन चुका था, क्योंकि जो जैसे ही 9/11 हुआ वैसे ही यूएस वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। पहले यूएस को लगता था कि टेररिज्म यूएस को अफेक्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि यूएस टेररिज्म से ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा दूर था, पूरा का पूरा अटलांटिक क्रॉस करके आना पड़ेगा, है ना। यूएस को लगता था कि टेररिज्म यूएस को इम्पैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन 9/11 के बाद यूएस को ये पता चल गया कि टेररिज्म अगर दुनिया के किसी भी कोने में है तो वो यूएस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसीलिए उसने टेररिज्म के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ दी पोस्ट 9/11, और यहाँ पे भी पाकिस्तान और यूएस के क्लोज रिलेशन बनते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट पाकिस्तान नाटो मेंबर नहीं है, लेकिन वो एक मेजर नॉन नाटो एलाई की तरह यूएस के साथ आया, और यूएस ने ढेर सारा पैसा पाकिस्तान को एड की तरह पहुंचाया, क्योंकि पाकिस्तान यूएस की मदद कर रहा था। फिर उसके बाद ओबामा के टाइम पर हमें पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन में फ्रिक्शन देखने को मिली, जब यूएस ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर अबोटाबाद में मार दिया बिना पाकिस्तान की नॉलेज के। तो उसके वजह से एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट होना चालू हो गया, दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रेन है वो दिखाई देना चालू हो गया। फिर जो ट्रंप की पहली प्रेसिडेंसी थी उसमें ट्रंप ने पाकिस्तान को अक्यूज़ किया दैट पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ लाइज एंड डिसीट। इतनी बड़ी बात उसने बोल दी। इसके साथ साथ मिलिट्री एड को भी उसने सस्पेंड कर दिया, और ये कहा कि पाकिस्तान टेररिस्ट का सेफ हेवन बन चुका है। यहाँ पे इंडिया की डिप्लोमेसी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर बाइडेन के टाइम पर भी यूएस इंडिया के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया था, और बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे कि इंडिया और यूएस के डिफेंस रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके थे, ठीक है। लेकिन अब जब ट्रंप की सेकंड टर्म आई है तो हमें फिर से यूएस पाकिस्तान के रिलेशन में एक थॉ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके रिलेशन में जो बर्फ़ जम गई थी वो बर्फ़ अब पिघलती हुई दिखाई दे रही है। हाई लेवल की विजिट्स रिज्यूम हो चुकी हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ वॉशिंगटन जा चुके हैं, ठीक है। विद इन मंथ्स आपको ये विजिट होती हुई दिखाई देंगी। और ट्रंप ने पहले पाकिस्तान को कहा था दैट पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ लाइज एंड डिसीट, उसी पाकिस्तान को यूएस कह रहा है ग्रेट पार्टनर, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। यूएस भी इज़ फुल ऑफ लाइज एंड डिसीट, पाकिस्तान इज़ ऑल्सो फुल ऑफ लाइज एंड डिसीट, तो इसीलिए ग्रेट पार्टनर उसने उसको बोल दिया, ठीक है। फिर जियो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट, ट्रंप को अब पाकिस्तान एक वाइटल ज्योग्राफिक लोकेशन दिखाई दे रही है फॉर इंटेलिजेंस एंड लॉजिस्टिक्स इन अफगानिस्तान, ईरान एंड सेंट्रल एशिया। सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म को लेके भी इनका कोऑपरेशन रिवाइव होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान फैक्शंस है उसकी इंटेलिजेंस पाकिस्तान के थ्रू मिल सकती है, और यूएस और पाकिस्तान के बीच में जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी प्रपोज की जा रही है, ठीक है। मिलिट्री असिस्टेंस को ट्रंप ने रीस्टोर कर दिया है। पाकिस्तान की F-16 फ्लीट की मेंटेनेंस के लिए पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूएस के द्वारा पाकिस्तान को, ठीक है। ईरान फैक्टर भी आ चुका है, ईरान के लिए भी वो है। इकोनॉमिक एंगेजमेंट भी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट यूएस wants good relations with पाकिस्तान also to counter चाइना। वाई? बिकॉज चाइना जो है वो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है।
तो यूएस चाहता है कि अगर वो दोबारा से पाकिस्तान को यूएस के ऊपर डिपेंडेंट बना देगा तो पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो क्लोज रिलेशंस हैं वो क्लोज रिलेशंस खराब होने चालू हो जाएंगे। सीपीईसी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक वो है कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी के पास में ही यूएस इन्वेस्टर्स के पैसों से एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की भी बात की जा रही है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे यूएस चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकता है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, सेंट्रल एशिया ईरान की प्रॉक्सिमिटी भी देख ली। अच्छा, पर्सनल डिप्लोमेसी इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग यूएस एंड पाकिस्तान क्लोजर। ठीक है, तो ट्रंप ने पब्लिकली पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रेज किया, फुल ऑफ लाइज एंड डिसीट, है ना पाकिस्तान की लीडरशिप को उसने प्रेज किया, पाकिस्तान के जनरल्स को कहा दैट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट, आई डोंट नो इन विच यूनिवर्स। ठीक है, ट्रंप का जो स्टाइल है वो वैसे भी ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप के ऊपर आ चुका है। लीडर टू लीडर डिप्लोमेसी में ट्रंप बहुत बिलीफ रखता है, उसको डॉक्ट्रिन्स की कोई परवाह नहीं है, उसका देश किस तरह की आइडियोलॉजीज और पॉलिसीज फॉलो करता था कोई परवाह नहीं है। वो ये देखता है मेरे इसके साथ अच्छे रिलेशन है, मैं इसको फेवर करूंगा, इसके साथ गंदे रिलेशन है, इसको फेवर नहीं करूंगा। ठीक है, और ये चाइना का एंगल भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब इन सब की वजह से हमें विजिबल स्ट्रेन देखने को मिल रहा है इन यूएस इंडिया रिलेशंस। और ये विजिबल स्ट्रेन कहाँ है, इंडिया ने ईरान कन्फ्लिक्ट में न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखी। ठीक है, ईरान ने यूएस और इजराइल बॉम्बिंग को कंडेम नहीं किया ईरान के अंदर, और ना ही इंडिया ने ईरान को कंडेम किया, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ कुछ बोला, ना ही इंडिया ने यूएस को सपोर्ट किया। तो इंडिया ने इजराइल ईरान की कन्फ्लिक्ट में न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखी। इंडिया ऑयल इंपोर्ट कर रहा है रशिया और ईरान दोनों से ही। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया का जो डेटा लोकलाइजेशन रूल्स हैं, ये डेटा लोकलाइजेशन रूल्स यूएस की कंपनीज को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी स्ट्रेन हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया को काटसा के सैंक्शन से वेवर मिला था। काटसा के सैंक्शन क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये यूएस का एक एक्ट है। इस एक्ट के अंदर अगर कोई देश ऐसा है जैसे कि ईरान एंड रशिया, कोई देश ऐसा है जिसको यूएसए अपना एडवर्सरी मानता है, तो अगर कोई थर्ड कंट्री इन देशों के साथ ट्रेड करती है, इन देशों के साथ एंगेज करती है, तो यूएस इन थर्ड कंट्रीज के ऊपर भी वो लगा सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है। ये काटसा एक्ट कहता है। तो रशिया से इंडिया S-400 ले रहा था। ठीक है, तो डिप्लोमेसी की वजह से इंडिया को एक वेवर मिला था कि ये जो काटसा के अंदर सैंक्शंस हैं वो इंडिया के ऊपर नहीं लगेंगे। सिमिलरली ईरान के अंदर जो चाबहार की डेवलपमेंट हुई थी उस टाइम पर भी यूएस ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए थे। ठीक है, फिर उसके बाद जब इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा था, क्योंकि रशिया का ऑयल चीपर रेट पे मिल रहा था, उस टाइम पर भी इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगे, प्रेशर बहुत था। ठीक है, पैलेस्टीन स्टांस की अगर बात करें तो इंडिया ने गाजा में इजराइल को रिस्ट्रेंट मेंटेन करने के लिए कहा। ठीक है, उसने इम्प्लिसिटली, डायरेक्टली नहीं किया, उसने इनडायरेक्टली इजराइल को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, जिसकी वजह से यूएस और इंडिया के रिलेशन खराब होंगे, क्योंकि यूएस इज अ गुड एलाई ऑफ इजराइल। ठीक है, फिर हमें स्ट्रेटेजिक मिसमैच भी देखने को मिलता है ट्रंप के वे ऑफ कंडक्टिंग फॉरेन पॉलिसीज और इंडिया के वे ऑफ कंडक्टिंग फॉरेन पॉलिसीज। इंडिया हैज ऑलवेज गिवन मोर इंपॉर्टेंस टू आइडियोलॉजीज while Trump is giving more importance to deals. India has focused more on doctrines, जबकि ट्रंप डील और ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी के अंदर ज़्यादा बिलीफ रख रहा है। ठीक है, इंडो पैसिफिक की बात हो चाहे क्वाड की बात हो, हर एक जगह पे यूएस ज़्यादा सीरियस अब दिखाई दे नहीं रहा। ठीक है, ट्रंप का टिल्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ है, एंड इंडिया इज़ अफ्रेड दैट पाकिस्तान might start pressurizing India on कश्मीर इशू अगेन। ठीक है, पाकिस्तान कश्मीर इशू को दोबारा से इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर एक मुद्दा बना सकता है और किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने की बात बार बार उठा सकता है इंडिया और पाकिस्तान के कश्मीर इशू को लेके। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स ये एक बारी आपको रीड करने हैं, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंडिया को एक बहुत ही टाइट रोप वॉक करनी पड़ेगी जिसके अंदर वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बैलेंस करे अलॉन्ग विद एंगेजिंग विद यूएसए।
और इंडिया कैन नॉट लुक लाइक अ सबऑर्डिनेट ऑफ यूएसए। ठीक है, तो ये इंडिया के सामने एक चैलेंज है और इंडिया को ये बैलेंस करना ही पड़ेगा अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। ठीक है, अब आते हैं, बहुत सारे एडिटोरियल आपने देखे होंगे इस हफ्ते में, विच क्वेश्चन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विच वाज अर्लियर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। ठीक है, और ये बोला कि आज की डेट का जो अनसर्टेन टाइम पीरियड है, इस अनसर्टेन टाइम पीरियड के अंदर इंडिया आइडियोलॉजीज के ऊपर कंट्रीज़ के साथ एंगेज नहीं कर सकता। इंडिया को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कंट्रीज़ के साथ एंगेज करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इंडिया को मल्टी अलाइनमेंट की तरफ मूव करना पड़ेगा ताकि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन कर सके। कमेंट्स में मेरे को बताइएगा कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है। ठीक है, तो एक एडिटोरियल आया था जिसने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से ये बोला कि अगर हमारे देश के अपोजिशन, हमारे देश के लोग ये बोलते हैं कि इंडिया अपनी आइडियोलॉजी बेस्ड फॉरेन पॉलिसीज़ को छोड़ रहा है तो इंडिया गलत है, तो यहाँ पे वो जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उनको सही से समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आज का जो अनसर्टेन टाइम पीरियड है उसमें आइडियोलॉजीज ऑलरेडी सेकेंडरी हो चुकी हैं। आज के अनसर्टेन टाइम पीरियड के अंदर हमें इंटरेस्ट और मल्टी अलाइनमेंट के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया की कौन कौन सी आइडियोलॉजी है जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करती है। सबसे पहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि नेहरू जी ने फाउंड किया था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये कहता है कि इंडिया किसी भी मेजर पावर ब्लॉक का मेंबर नहीं बनेगा। तो इंडिया ने ना तो सियाटो साइन किया, ना ही सेंटो साइन किया, ना ही वो नाटो के साथ उसकी कोई एसोसिएशन रही, ना ही वो रशिया के साथ वो अलाइन हुआ। इंडिया यूएस के साथ भी क्लोज एंगेजमेंट रखेगा, रशिया के साथ भी क्लोज एंगेजमेंट रखेगा विदाउट बिकमिंग देयर डिफेंस पार्टनर। हम डिफेंस पार्टनर नहीं बनेंगे किसी भी देश के, ये हमारी एक आइडियोलॉजी है। फिर पंचशील प्रिंसिपल एम्फेसाइज करती है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के ऊपर, सोवरेंटी के ऊपर है, नॉन इंटरवेंशन के ऊपर। ग्लोबल साउथ सॉलिडेरिटी, जो आपका ग्लोबल साउथ है यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ इंडिया सॉलिडेरिटी दिखाएगा और एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को सपोर्ट करेगा। ठीक है, ताकि जो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दे कैन रेज देयर कलेक्टिव वॉइस अगेंस्ट द हेजेमनी ऑफ नॉर्दर्न कंट्रीज़। नॉर्दर्न कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अपने एजेंडा है। अगर हमें डेवलप्ड कंट्री के एजेंडा से अपने आप को बचाना है तो हमें भी यूनाइट होना पड़ेगा। तो इंडिया हमेशा से ग्लोबल साउथ सॉलिडेरिटी की बात कहता है। इनफैक्ट इंडिया एस्पायर्स टू बी अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है, इंडिया ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर हमेशा मॉरल हाई ग्राउंड लेता है, जैसे कि वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है, टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है। इंडिया ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे डिसआर्मामेंट को एडवोकेट करता है कि आर्म्स रेस नहीं होनी चाहिए, क्लाइमेट जस्टिस की बात करता है। ठीक है, ये सारी की सारी आइडियोलॉजीज़ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को हमेशा से इन्फ्लुएंस करती आई हैं, गाइड करती आई हैं। लेकिन इन पॉलिसीज़ का इंडिया को बहुत ही लिमिटेड इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, डिड दिस ग्लोबल साउथ सपोर्ट इंडिया? नो, इट डिड नॉट, है ना। तो इंडिया की डिप्लोमेसी फिर इस ग्लोबल साउथ सॉलिडेरिटी में कहाँ सक्सेसफुल हो पाई, है ना। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को ज़्यादातर ऐसे देखा जाता है कि वो सिर्फ प्रीच करता रहता है, नॉन कमिटल है। अब जो गरीब देश है जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ इंडिया आइडियोलॉजिकली अपने आप को अलाइंड मानता है, उनको सपोर्ट करता है। लेकिन जो पुअर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको क्या चाहिए? उनको आइडियोलॉजी, बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए। दे वांट इन्वेस्टमेंट, दे वांट एड। वो कौन दे रहा है? वो चाइना प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से लैटिन अमेरिका हो गया, आपका अफ्रीका हो गया, दीज कंट्रीज आर मूविंग क्लोजर टू चाइना। ठीक है, इंडिया से ज़्यादा चाइना के पास जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंटेक्स्ट हम पूरा देख चुके हैं। मल्टीपोलैरिटी राइज हो रही है, यूएस की अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी, चाइना का अग्रेशन, रशिया यूक्रेन वॉर, एनर्जी और टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी को भी खतरा हमें देखने को मिल रहा है। जब भी रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया ये लड़ाई में कूदते हैं तो ऑयल का जो इंपोर्ट है इंडिया के अंदर वो महंगा हो जाता है। ठीक है, एंड इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड ऑयल। ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन यूएस एंड ईयू। डिफेंस के लिए इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन फ्रांस, रशिया, यूएस एंड इजराइल। तो इंडिया की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो आपका एनर्जी सिक्योरिटी हो, चाहे टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी हो, चाहे डिफेंस हो। ठीक है, वेस्ट एशिया के डायनेमिक्स भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अब
रिसेंट टाइम्स के अंदर इंडिया डेविएट कर रहा है, इंडिया ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है, उसकी फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा रियलिस्टिक हो रही है। उसके की एग्जांपल्स क्या हैं? रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर था टू क्रिटिसाइज रशिया, बट इंडिया ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? बिकॉज इंडिया वॉज गेटिंग चीपर ऑयल फ्रॉम रशिया। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर ऑयल महंगा हो रहा था, उस टाइम पर रशिया सैंक्शंस की वजह से रशिया ने इंडिया को सस्ते में तेल बेचना चालू कर दिया। इंडिया ने कहा कि हम नहीं करेंगे रशिया को क्रिटिसाइज, ठीक है, वरना हमारी जो हमारा मॉरल हाई ग्राउंड है वो वॉर करने वाले देशों को क्रिटिसाइज करने के लिए क्या था, इंडिया ने नहीं की। ईरान, इजराइल और यूएस कन्फ्लिक्ट के अंदर भी इंडिया ने रिस्ट्रेंट शो किया और उसने किसी की भी साइड नहीं ली, क्योंकि ईरान से इंडिया को ऑयल मिलता है, इजराइल से यहाँ पे हम देख चुके हैं डिफेंस मिलता है, प्लस इजराइल के साथ इंडिया के एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को लेके क्लोज रिलेशन है। यूएस के साथ इंडिया के डिफेंस रिलेशंस अच्छे हो चुके हैं, यूएस से हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, यूएस के साथ हमारा ट्रेड अच्छा है, तो इसीलिए हमने किसी की भी साइड नहीं ली, हमने एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट मेंटेन करके रखा। मिडल ईस्ट की डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो इंडिया के इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन है, ईरान के साथ भी कह सकते हो कि अच्छे रिलेशन है, और जो गल्फ की मोनार्कीज़ हैं जैसे कि आपके सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतार हो गया, वहाँ से इंडिया को ढेर सारे रेमिटेंसेस मिलते हैं, एनर्जी और इन्वेस्टमेंट मिलती है, ठीक है। चाइना के साथ इंडिया का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ढेर सारा स्टैंड ऑफ हुआ कुछ टाइम में, मतलब अगर हम पिछले साल और पिछले से पिछले साल की बात करें तो इंडिया चाइना के बीच में टेंशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुई थी, तो इंडिया ने उसके बाद भी चाइना के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को कंटिन्यू रखा था। इंडिया ने ये डुअल स्ट्रेटेजी फॉलो करी इन विच वी आर गोइंग टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग ऑन आवर बॉर्डर, ताकि हम अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर सकें, इस स्टैंड ऑफ का जवाब दे सकें, एंड वी कैन ऑल्सो हैव ट्रेड रिलेशंस विद चाइना, ठीक है। क्वाड और एससीओ दोनों की मेंबरशिप इंडिया ने ले रखी है, तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एससीओ में काम करता है और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो क्वाड की मीटिंग्स अटेंड करता है। अफ्रीका आसियान के अंदर भी उसकी डिप्लोमेसी चल रही है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी के अंदर इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसने अपने रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स अचीव करने के रास्ते पे बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। तो एक तरफ इंडिया क्लाइमेट डिप्लोमेसी में रिन्यूएबल के टारगेट्स के लिए पूरे दुनिया को एनकरेज कर रहा है, दूसरी तरफ जब भी इंडिया के ऊपर अनरियलिस्टिक गोल्स इम्पोज किए जाते हैं इंडिया उसको मना कर देता है। जब भी इंडिया को लगता है कि ये जो गोल्स हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं इससे हमारी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ हर्ट होंगी, इंडिया उसको मना कर देता है। जैसे कि मीथेन की जो एमिशन है, हमारे एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा मीथेन निकलता है, तो अगर कोई देश ये बोले कि मीथेन को पूरी तरह से ख़त्म कर दो, मीथेन की एमिशन होनी नहीं चाहिए, तो क्या इंडिया इसको फॉलो करेगा? नहीं करेगा। तो इंडिया इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टांस लेता है। तो यहाँ पे भी हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेरियस एडिटोरियल्स एंड समवट माय अंडरस्टैंडिंग, हमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में पुरानी अप्रोच और नए शिफ्ट क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। हम नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिसको नॉन अलाइनमेंट 2.0 भी कहा जाता था कुछ साल पहले तक, ठीक है। आइडियोलॉजी और सॉलिडेरिटी के ऊपर फोकस करने के बजाय हम नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रख रहे हैं, तभी हमने रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, अपनी आइडियोलॉजी को पीछे छोड़ा, ठीक है। पब्लिक पॉस्चरिंग, पहले हम क्या करते थे, अपनी आइडियोलॉजी, जो भी हम आइडियोलॉजी फॉलो करते थे, अपने मॉरल हाई ग्राउंड को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाके, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके हम अपनी पीठ खुद ही थपथपाते थे कि देखो ये गलत हो रहा है, हमारी आइडियोलॉजी तो पीस की है तो हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, नाउ इंडिया इज फॉलोइंग क्वाइट डिप्लोमेसी। अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाके कुछ बोल के इंडिया का हार्म हो रहा है तो इससे अच्छा है चुप रहो, स्ट्रेटेजिक साइलेंस, ठीक है। पहले हम ग्लोबल साउथ पे फोकस करते थे, बट नाउ वी आर फोकसिंग एवरीवेयर, ईस्ट वेस्ट एंड ग्लोबल साउथ, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल साउथ पे भी फोकस करके हमें कोई इमीडिएट रिटर्न्स नहीं मिले। पहले स्टेट सेंट्रिक एक्टर्स फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, पीएम जाएंगे, एनएसए जाएंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाएंगे और वो ग्लोबल लीडर से बात करते थे। अब हमारे प्राइवेट प्लेयर्स भी दूसरे देशों के प्राइवेट प्लेयर्स के साथ एंगेज करते हैं। इंडिया इज ट्राइंग टू यूटिलाइज इट्स डायस्पोरा इन अ मच बेटर वे नाउ। इंडिया के थिंक टैंक्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है।
इन सारे ये जो न्यू शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, इसकी वजह से इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है फॉरेन पॉलिसी में। इंडिया अब किसी भी एक ब्लॉक से अगर कोई प्रेशर आता है तो उसको ज़्यादा आसानी से विथस्टैंड कर पाता है, बिकॉज एक तो इंडिया चुप रहता है, दूसरा इंडिया मल्टी अलाइंड है। एक ब्लॉक अगर उसको प्रेशराइज करेगा तो इंडिया हैज़ एंगेजमेंट विद अदर ब्लॉक्स एज वेल। इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को भी डाइवर्सिफाई कर दिया है। तेल हम रशिया से खरीदेंगे जब सस्ता मिलेगा, ट्रेड हम ईयू से करेंगे, डिफेंस हम इजराइल से लेके आएंगे। ग्लोबल प्रोफाइल भी इंडिया की इंप्रूव हुई है, स्पेशली आफ्टर G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है, स्पेस डिप्लोमेसी में इंडिया की बहुत ज़्यादा बढ़ाई होती है। वैक्सीन डिप्लोमेसी इंडिया ने की। ठीक है, क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो बहुत सारी लिबरल डेमोक्रेसीज इंडिया को क्रिटिसाइज करती हैं कि इंडिया के अंदर मीडिया की फ्रीडम बहुत ज़्यादा कर्ब हो चुकी है, स्पेशली ओवर कश्मीर इशू। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन्स होते हैं, ठीक है, जो इंडिया ने ये पॉलिसीज़ फॉलो की हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है इनको लॉन्ग टर्म के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करना, बिकॉज वी हैव टू फॉलो स्ट्रेटेजिक साइलेंस एज वेल एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। बैलेंस करना है हमें मल्टीपल पावर ब्लॉक्स को, तो कंसिस्टेंसी के साथ लॉन्ग टर्म में इसको फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट पार्टनर्स की कन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हो सकता है कि इंडिया उन कन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल ना कर पाए। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको चलती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर आपका एक एडिटोरियल आया था ब्रिक्स के ऊपर। ठीक है, देखो ब्रिक्स की रीसेंट टाइम्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ब्रिक्स का आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस रिड्यूस होता जा रहा है। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द ब्रिक्स मीटिंग्स आर हाईजैक्ड बाय इंडिया चाइना टेंशंस। इंडिया चाइना टेंशन से वो हाईजैक हो जाती है। फिर उसके बाद ब्रिक्स के अंदर जब आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस भी नहीं रहेगा तो ब्रिक्स जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, ऑल्सो ब्रिक्स का जो रिड्यूस स्टेटस है वो हमें इसी से पता चल जाता है कि अर्जेंटीना ने रिफ्यूज़ कर दिया ब्रिक्स का मेंबर बनने से। ठीक है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और अर्जेंटीना ने कहा भैया हमें नहीं बनना तुम्हारा मेंबर। ठीक है, उसके पीछे एक कारण ये भी है क्योंकि ट्रंप ने ये धमकी दी थी कि आई माइट इम्पोज टैरिफ्स ऑन एंटी यूएस ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स। कि ब्रिक्स जो कि एक एंटी यूएस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेंबर्स के ऊपर ट्रंप ने कहा था मैं एडिशनल टैरिफ लगाऊंगा। तो दुनिया डरी हुई है कि ब्रिक्स के ऊपर अगर टैरिफ लग गया तो क्या होगा। ठीक है ना, अगर ब्रिक्स की स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस की बात करें तो इसके अंदर वैसे देखो 10 मेंबर कंट्रीज हैं, बहुत सारे सोर्सेज 11 दे रहे हैं, कुछ सोर्सेज 10 दे रहे हैं। सऊदी अरेबिया डिड नॉट रेटिफाई। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम 10 मान के चलेंगे, अगर कोई चेंज होगा तो इन क्लासेस के थ्रू मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, तो ब्रिक्स के अभी 10 मेंबर कंट्रीज हैं और दुनिया की 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 10 मेंबर कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट करती है और ग्लोबल जीडीपी का 40% ब्रिक्स कंट्रीज के थ्रू आता है। ठीक है, अब अगर हम G7 की बात करें तो ब्रिक्स को देखा जाता है एज अ काउंटर वेट टू G7। G7 के मेंबर्स कौन है आप कमेंट्स में बताने वाले थे, बताइए मुझे। ठीक है, ब्रिक्स को G7 का काउंटर वेट देखा जाता है। G7 के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे आइडियोलॉजिकली कोहेरेंट हैं, सबकी आइडियोलॉजी एक जैसी है, लेकिन ब्रिक्स के अंदर इतने सारे देश अब आ चुके हैं जिसकी वजह से हमें डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम्स देखने को मिल रहे हैं, डाइवर्स इकोनॉमिक मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिक्स के अंदर अब कंसेंसस लेना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीलेटरल शील्ड की अगर हम बात करें तो यूएसए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करता जा रहा है, उनको फंडिंग देना बंद कर रहा है, उनकी बातें नहीं मानता है। तो इस टाइम पीरियड पे जब ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस वीकन हो रहे हैं तो ब्रिक्स एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है इंडिया को, एक कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इंडिया को। ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं यहाँ पे आके अपने कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स को पूरी दुनिया में रख सकते हैं। ठीक है, हालांकि ब्रिक्स इंटरनली वीकन हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिक्स की देखो ना 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ब्रिक्स से आ रही है। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली आपके प्रीलिम्स में भी आ सकती है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक, साउथ साउथ सॉलिडेरिटी का भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ब्रिक्स। ठीक है, 2025 की रियो की ब्रिक्स समिट में क्या हुआ,
2024 में जब ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो गया उसके बाद ये पहली समिट थी। इसके अंदर नए ग्लोबल साउथ के मेंबर्स पहली बार ब्रिक्स समिट के अंदर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। लेकिन अलग अलग मेंबर्स अपने अलग अलग एजेंडा लेके आए, जिसकी वजह से ये मीटिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती है। ब्रिक्स ने यूनाइटेड वॉइस में इजराइल को कंडेम किया ईरान के ऊपर हमला करने के लिए और इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करने के लिए। पहले क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि जो ब्रिक्स के नेशंस हैं दे आर नॉट कमिंग आउट इन सपोर्ट ऑफ ईरान, बट इस मीटिंग के बाद ये चीज़ चेंज हो गई, ठीक है। इंडिया ने भी इसको एंडोर्स किया, इस रेजोल्यूशन को, ठीक है। फिर ढेर सारे ग्लोबल गवर्नेंस एजेंडाज के ऊपर डिस्कशन हुई ब्रिक्स की इस मीटिंग में, जैसे कि एआई किस तरह से एथिकल हो सकता है, क्लाइमेट चेंज को लेके भी डिस्कशंस हुई, ग्लोबल हेल्थ और ग्लोबल गवर्नेंस को कैसे रिफॉर्म किया जाए उसको लेके भी डिस्कशन हुई। तो जो ये आपके ग्लोबल एजेंडाज हैं, ये वो एजेंडाज हैं जो पूरी दुनिया को आज की डेट में अफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जब हम ब्रिक्स पे सारे के सारे ग्लोबल साउथ के कंट्रीज आके डिस्कस करेंगी, तो जो ग्लोबल साउथ है यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज का व्यू पॉइंट है, वो व्यू पॉइंट और भी ज़्यादा कंसोलिडेट हो सकता है, और भी ज़्यादा कंसोलिडेट हो सकता है। एंड इफ़ ब्रिक्स फंक्शंस प्रॉपरली तो वो वेस्टर्न कंट्रीज से जो डिसएंगेजमेंट हमें देखने को मिल रही है आज की डेट में बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज, उस वैक्यूम को फिल कर सकती है ब्रिक्स। हालांकि ऐसा नहीं हो रहा है, ब्रिक्स बहुत वीक हो चुकी है, ठीक है। ब्रिक्स के अंदर डी डॉलराइजेशन को लेके भी फिर से बात होनी चालू हुई, हालांकि कोई भी जॉइंट करेंसी इन्होंने रिलीज नहीं की, उसके बारे में अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो डी डॉलराइजेशन कैसे होगी? ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हम आपस में ट्रेड करेंगे तो हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, हम नेशनल करेंसीज के अंदर अपने ट्रेड को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, नॉन डॉलर बेंचमार्क्स को प्रमोट करेंगे ताकि यूएस डॉलर से हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाए। अगर देखो इंडिया को ट्रेड करना है डॉलर्स में तो इंडिया को डॉलर्स चाहिए होंगे, तो इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन डॉलर्स टू इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन अगर इंडिया और ईरान लेट्स से आपस में डील कर लेते हैं कि हम अपनी नेशनल करेंसीज को यूज़ करेंगे तो इंडिया को डॉलर की ज़रूरत नहीं है, इंडिया रुपी पे करेगा, ईरान अपनी करेंसी पे करेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई। एज सच इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो अभी हम नोट करके रख रहे हैं, फिलहाल सिर्फ आप इतनी ही चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड, यहाँ पे जो मैंने आपको वे फॉरवर्ड दिया है इस एडिटोरियल में बहुत ही अच्छा वे फॉरवर्ड निकला था, तो ये आप याद रखेंगे कि इंडिया को अपने ब्रिक्स के अंदर जो रोल है उसको बैलेंस करना पड़ेगा बाय एंगेजिंग विद फोरम्स लाइक G20, क्वाड एंड G7। इंडिया को डाइवर्स डिप्लोमेटिक चैनल्स मेंटेन करके रखने होंगे और उन्हें लेवरेज करना होगा। बेसिकली मल्टी अलाइनमेंट की ही बात है बट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। ग्लोबल गवर्नेंस को शेप करना होगा, हम ब्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं रूल्स और नॉर्म्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल नॉर्म्स हो, क्लाइमेट चेंज के हो या फिर इंटरनेशनल फाइनेंस के नॉर्म्स हो, ठीक है। एक उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके जो अगला वीकली लेक्चर होगा उसके अंदर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन यूएन रिफॉर्म्स, कि यूएन रिफॉर्म्स को लेके जो इंडिया का स्टांस था वो किस तरह से अब कमज़ोर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ग्लोबल साउथ की वॉइस को एम्पलीफाई करेगा, रेजिलियंस बिल्ड करेगा, ये आप याद रख कर लीजिएगा। ब्रिक्स जो है उसको डेवलपिंग वर्ल्ड का एक मतलब ये माना जाता था कि ब्रिक्स G7 ग्रुप ऑफ नेशंस का एक ऑल्टरनेटिव है डेवलपिंग कंट्रीज का, ठीक है। इसमें रीसेंट रैपिड एक्सपेंशन हुई है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना ये ओरिजिनल मेंबर्स थे। 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया। अब लास्ट ईयर इंडोनेशिया, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया एंड यूएई ने इसको ज्वाइन किया है। हाउएवर सऊदी अरेबिया हैज़ नॉट येट रेटिफाइड इट, ठीक है। फिर ब्रिक्स और क्वाड के बीच में डिफरेंस आपको याद रखना है। ब्रिक्स को बनाया गया था अर्ली 2000s के अंदर, ब्रिक्स वॉज एक्टिंग एज अ काउंटर वेट टू यूएसए, यूएस की डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए। क्वाड को बनाया गया है टू काउंटर टू बैलेंस चाइना इन एशिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको रीड करेंगे, सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं, ठीक है। चाइना रिसेंट टाइम्स में इंडियन ओशन के अंदर एक फोरम बना रहा है जिसका नाम है चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम ऑन डेवलपमेंट कोऑपरेशन। इसकी पहली मीटिंग वर्चुअली होल्ड की गई थी नवंबर 2022 में और उस मीटिंग को होस्ट किया था चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी ने, सिडका ने उसको होस्ट किया था।
19 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ऑब्वियसली इंडिया इसमें नहीं थी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द इशू ऑफ तिब्बत एंड चाइना, ठीक है। अब बहुत सारी इसमें बातें लिखी हुई हैं, इसको बहुत ही शॉर्ट में कवर करते हैं। एक काम करते हैं, आई थिंक ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, तो एक काम करते हैं, लॉन्ग रन में दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू मोर, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर सारे के सारे जो फॉरेन रिलेशंस की चीज़ें हैं उनको कवर कर लेते हैं, तो इसको अपना लास्ट टॉपिक बनाते हैं। फिर जो वीक में पॉलिटी, इकोनॉमी और सोशल इश्यूज़ के अंदर जो इवेंट्स हुए थे उनको एक सेपरेट लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। 7th, 8th और 9th, इन 3 दिनों के जो आपके डेली एडिटोरियल्स कवर नहीं हुए हैं उनको मैं एक साथ सिमिलर फॉर्मेट में कवर कर लूँगा, ताकि आपको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में सारी की सारी चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। अगली बार से कोशिश करेंगे दैट वी आर मोर रेगुलर, ठीक है। धीरे धीरे रेगुलरिटी विल इम्प्रूव। जो ये सीरीज़ है इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप, आपको पूरे करंट अफेयर्स की यहाँ पे प्रिपरेशन कराएंगे। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि और भी सिस्टमेटिक तरीके से आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर हों, ठीक है, रेगुलरिटी के साथ, तो आप हमारी ऐप के ऊपर हमारे वीकली करंट अफेयर्स के कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर और भी सिस्टमेटिक और भी इन डेप्थ तरीके से आपको करंट अफेयर्स कराए जाएंगे, जहां पे आपको लिमिटेड कंटेंट मिलेगा, ऐसा कंटेंट जिसको आप एक्चुअली में अपने आंसर्स में यूज़ कर सको और जिससे आप अपने प्रीलिम्स के भी सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर कर सको, ठीक है। और जो आपके ये वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी, मोस्ट ऑफ द क्लासेस, मोर देन 95% ऑफ द क्लासेस मैं खुद कवर करने वाला हूँ, चाहे आपके प्रीलिम्स की क्लासेस हों चाहे आपकी मेंस की क्लासेस हों। तो अगर आप चाहते हैं कि और भी सिस्टमेटिक तरीके से करंट अफेयर्स हो जाए तो आप इन वीकली क्लासेस को देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब के ऊपर ये जो फ्री आपको क्लासेस मिल रही है, यहाँ से भी आप अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। चलिए मैं अब आपको तिब्बत और चाइना के पूरे इशू को बहुत ही शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है। तिब्बत एक ऐसा रीजन है विच इज सराउंडेड बाय इंडिया इन द साउथ एंड बाय चाइना इन द नॉर्थ, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो तिब्बत के अंदर आपको वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म फॉलो होता हुआ दिखाई देगा। वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म केम आउट फ्रॉम महायान बुद्धिज्म। तो जो तिब्बत के अंदर बुद्धिज्म है उसके अंदर आपको महायान बुद्धिज्म और वज्रयान बुद्धिज्म दोनों के ही एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, मेजरली वज्रयान बुद्धिज्म। तिब्बत के अंदर आपको एक थियोक्रेटिक सोसाइटी देखने को मिलती थी, जिसके अंदर जो रिलीजियस लीडर होते थे, रिलीजियस लीडर ही तिब्बतन लोगों के पॉलिटिकल लीडर होते थे। अब ये जो रिलीजियस लीडर होते थे इनका नाम होता है दलाई लामा, तो ये तिब्बत की हाईएस्ट स्पिरिचुअल अथॉरिटी हैं और तिब्बत के लोग पॉलिटिक्स में भी दलाई लामा को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एक स्पिरिचुअल लीडर हो गए आपके दलाई लामा, और दूसरे जो सेकंड हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर हैं उनका नाम होता है पंचन लामा, ठीक है, पंचन लामा। अब ये माना जाता है दलाई लामा को आखिर सेलेक्ट कैसे किया जाता है, वहाँ पे एज सच कोई डेमोक्रेसी नहीं होती थी। तो ये माना जाता था कि जब भी पुराने दलाई लामा की डेथ होगी, तो जब पुराने दलाई लामा की डेथ हुई उसी टाइम पीरियड के दौरान आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सा बच्चा पैदा हुआ है। उस बच्चे को आइडेंटिफाई करके जो पंचन लामा होते थे, पंचन लामा उस बच्चे को रिकॉग्नाइज कर देते थे एज द न्यू दलाई लामा, ठीक है। तो ये माना जाता था कि ये जो दलाई लामा है इनकी री इनकारनेशन हो रही है, जब उनकी डेथ हो गई उसी टाइम के आसपास जो बच्चा पैदा हुआ है उसको ढूंढा जाएगा और फिर उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा दलाई लामा की तरह, और पंचन लामा दलाई लामा को रिकॉग्नाइज करते थे। सिमिलरली जब पंचन लामा की डेथ होती है तो उस टाइम पीरियड पे जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें से किसी बच्चे को आइडेंटिफाई किया जाएगा एज दी नेक्स्ट पंचन लामा, और दलाई लामा की जिम्मेदारी होती थी कि वो नेक्स्ट पंचन लामा को रिकॉग्नाइज करें कि कौन सा बच्चा री इनकारनेशन है हमारे पुराने पंचन लामा का। तो दोनों की जो अपॉइंटमेंट होती थी वो री इनकारनेशन से होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है फिलहाल के लिए। अब क्या हुआ, तिब्बत जो है वो अपने आप को हमेशा से इंडिपेंडेंट मानता था,
वो हमेशा से इंडिपेंडेंट मानता था, लेकिन इसके क्लोज रिलेशंस थे विद मंगोलियन एम्पायर एज वेल एज विद चाइनाज किंग डायनेस्टी। किंग डायनेस्टी भी कहा जाता है इसको, है ना। तो चाइना की किंग डायनेस्टी के साथ भी इनके अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। अब ये जो किंग डायनेस्टी थी, जब ये किंग डायनेस्टी खत्म हुई तो तिब्बत ने अपनी सोवरेंटी को, अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, असर्ट करना चालू कर दिया आफ्टर 1918। ठीक है, तो 1920 से तिब्बत ने अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करना चालू कर दिया, लेकिन 1950s के शुरुआत में चाइना ने तिब्बत को अपने रीजन की तरह रिकॉग्नाइज करना चालू कर दिया और ये बोलना चालू कर दिया कि तिब्बत जो है वो चाइना का ही एक हिस्सा है। ये देखिए 1951 के अंदर चाइना ने तिब्बत को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज किया और तिब्बत से एक एग्रीमेंट साइन करा लिया, 17 पॉइंट एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट कहता है कि तिब्बत ये रिकॉग्नाइज कर लेगा कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है। ठीक है, तिब्बत चाइना का हिस्सा है, बदले में तिब्बत को ऑटोनॉमी दे दी जाएगी और तिब्बत के अंदर रिलीजियस फ्रीडम भी रिस्पेक्ट की जाएगी। लेकिन इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद तिब्बतन लोगों ने क्या बोलना चालू किया? तिब्बतन लोगों ने ये बोलना चालू किया कि हमें प्रेशराइज करके ये एग्रीमेंट साइन किया गया और हम इस एग्रीमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते। ऑल्सो चाइना ने भी धीरे धीरे तिब्बत का जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, तिब्बत की जो रिलीजन है, उसको धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से तिब्बत के अंदर 1950s के अंदर हमें ढेर सारी अपराइजिंग होती हुई दिखाई दी। 1959 के अंदर एक ऐसा माहौल बन चुका था कि लोगों को लग रहा था कि जो हमारे नए दलाई लामा अपॉइंट हुए हैं, जो अभी करंट दलाई लामा है, वो 1950s में रिकॉग्नाइज किए गए थे एज दी न्यू दलाई लामा। ठीक है, तो दलाई लामा के जान के ऊपर लोगों को खतरा लगने लगा, जिसकी वजह से दलाई लामा अपने थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स के साथ इंडिया के अंदर एंटर करते हैं और इंडिया उनको असाइलम प्रोवाइड करता है। और आज की डेट में जो तिब्बत के ये सारे के सारे लोग इंडिया के अंदर आए हैं, ये धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला के अंदर ये रहते हैं। अब तिब्बतन लोगों की जो पूरी की पूरी सरकार है वो धर्मशाला से ही चलती है। ये पूरी की पूरी कहानी चल रही थी। तो आज भी जो तिब्बतन लोग हैं वो अपने फ्रीडम के लिए एंटी चाइना प्रोटेस्ट करते रहते हैं, एंटी चाइना स्लोगन करते रहते हैं। बार बार वो ये दुनिया के सामने रखते रहते हैं कि चाइना किस तरह की ज्यादती तिब्बतन लोगों के ऊपर कर रहा है। तो चाइना ये चाहता है कि वो किसी तरह ये जो तिब्बत का मूवमेंट है, इस तिब्बत के मूवमेंट को ख़त्म कर दे। चाइना को ये पता है कि जो तिब्बत के लोग हैं वो दलाई लामा की हर एक बात मानते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि अब जब करंट दलाई लामा की डेथ हो तो जो नेक्स्ट दलाई लामा है, वो नेक्स्ट दलाई लामा चाइना अपने किसी चाइल्ड को रिकॉग्नाइज करवा दे। क्योंकि अगर चाइना के द्वारा किसी दलाई लामा को रिकॉग्नाइज करवाया जाएगा तो चाइना इस दलाई लामा को पूरी तरह से इस तरह ट्रेन करेगा कि वो तिब्बत के फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट को पूरी तरह से कमज़ोर कर दे। अब इसके लिए चाइना ने क्या किया? चाइना ने देखा कि दलाई लामा को रिकॉग्नाइज करने की जिम्मेदारी होती है पंचन लामा की। तो जब 1990s के अंदर 1990s में क्या हुआ, 1990s में जो उस टाइम के पंचन लामा थे उनकी डेथ हुई। तो जब पंचन लामा की डेथ हुई तो एक चाइल्ड को रिकॉग्नाइज किया गया नेक्स्ट पंचन लामा के लिए। ठीक है, एक चाइल्ड को रिकॉग्नाइज किया गया कि ये जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड री इनकारनेशन है हमारे पुराने पंचन लामा का, और उसको रिकॉग्नाइज किया गया एज द नेक्स्ट पंचन लामा। और जो हमारे करंट दलाई लामा है उन्होंने इनको पंचन लामा की तरह रिकॉग्नाइज भी कर लिया। चाइना ने क्या किया, विद इन 3 days इस चाइल्ड को और इसके पूरे के पूरे परिवार को एबडक्ट कर लिया। एंड दिस चाइल्ड हु वाज रिकॉग्नाइज्ड एज पंचन लामा बाय द दलाई लामा इज मिसिंग सिंस 1990s। और चाइना ने क्या कहा? चाइना ने कहा कि वो बच्चा तो मिसिंग है, और चाइना ने अपने ही किसी चाइल्ड को कहा कि ये जो बच्चा है ये है पंचन लामा। ठीक है, चाइना ने ये देखा कि पंचन लामा की जिम्मेदारी होती है दलाई लामा को रिकॉग्नाइज करने की, तो उसने जो तिब्बतन के पंचन लामा थे उनको गायब कर दिया और अपना पंचन लामा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, उसको इंस्टीट्यूट कर दिया। अब जो हमारे करंट दलाई लामा हैं, इनको डर है कि इनकी जो एज है
6 तारीख को ये 90 साल के हो चुके हैं, 6 जुलाई को, है ना, 90 साल को हो चुके हैं और ये कभी भी अपने शरीर को छोड़ के जा सकते हैं और फिर इनका रीइंकारनेशन हो सकता है। तो इनको डर ये है कि अगर इनकी डेथ हो जाती है, अगर इनकी डेथ हो जाती है तो कहीं चाइना अपने पंचन लामा को यूज़ करके किसी अपने कंट्रोल में जो चाइल्ड है उस चाइल्ड को दलाई लामा की तरह रिकॉग्नाइज ना करवा दे। ठीक है, तो दलाई लामा ने हिंट्स देने चालू कर दिए हैं कि हो सकता है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा हो उनका बर्थ तिब्बत में हो ही ना, और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा है उनका बर्थ इंडिया या नेपाल में हो सकता है। दूसरा, इन्होंने हिंट देना चालू कर दिया कि हो सकता है कि मेरा रीइंकारनेशन ही ना हो, मैं रीइंकारनेट ही ना करूं, हो सकता है। तीसरा, इन्होंने ये कहा कि मैं रिटर्न इंस्ट्रक्शंस छोड़ के जा सकता हूं जिसके बेसिस पर नेक्स्ट पंचन लामा को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इसके साथ साथ इन्होंने एक बॉडी भी बनाई है जिस बॉडी को ये जिम्मेदारी दी है कि आप नेक्स्ट दलाई लामा को रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने हिंट देने चालू कर दिए। अच्छा, जो हमारे करंट दलाई लामा है, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया था कि दलाई लामा को पहले स्पिरिचुअल अथॉरिटी एज वेल एज पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरह देखा जाता था। दलाई लामा ने कहा कि 2011 में इन्होंने खुद ही ये कह दिया कि अब मैं पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तिब्बतन लोगों की स्पिरिचुअल अथॉरिटी हूँ। पॉलिटिक्स की जब भी बात होगी तो आपके CTA नाम की एक बॉडी है, आपको उस बॉडी की बात माननी होगी पॉलिटिक्स में। बेसिकली वो उन्हें ये समझ में आ गया था कि चाइना दलाई लामा को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, दलाई लामा के सिलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करके। तो उन्हें यह समझ में आ गया था कि अगर उन्होंने दलाई लामा को कंट्रोल भी कर लिया तो भी तिब्बत का फ्रीडम स्ट्रगल कमज़ोर नहीं होना चाहिए, और उन्होंने पॉलिटिकल ऑफिस का त्याग कर दिया और उसके लिए एक दूसरी बॉडी बना दी विच इज़ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। इलेक्शंस होते हैं बाकायदा उसके, ठीक है ना। तो ये आपकी पूरी की पूरी कहानी आपकी चल रही है। याद क्या रखना है, जो मैंने कहानी बताई इसको मोटा मोटा आप याद रखेंगे। जो अभी करंट दलाई लामा है ये 14th दलाई लामा है, जिनका नाम असली नाम तेंजिन ग्यात्सो है। दलाई लामा इज द नेम ऑफ द पोस्ट विच ही इज होल्डिंग। ठीक है, धर्मशाला के अंदर इनकी सरकार चल रही है जिसको तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहते हैं। दलाई लामा, जो तिब्बतन बुद्धिज्म है, इसके 4 स्कूल्स होते हैं। इन 4 स्कूल्स में एक स्कूल होता है गेलुग स्कूल। तो जो करंट दलाई लामा है वो गेलुग स्कूल से बिलोंग करते हैं, और दलाई लामा, ये माना जाता है कि दलाई लामा एक बोधिसत्वा हैं जिनका जो अवलोकितेश्वरा के रीइंकारनेशन है। अवलोकितेश्वरा बोधिसत्वा को कंपैशन मतलब कंपैशनेट माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 2011 में दलाई लामा ने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को रिलिंक्विश कर दिया और ये कहा कि मेरा सिर्फ स्पिरिचुअल रोल रहेगा, और अब जो पॉलिटिक्स है वो CTA के द्वारा की जाती है, सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। और इनका जो प्राइम मिनिस्टर है एक तरह से उस पोस्ट का नाम है सिक्योंग। सिक्योंग इज द नेम ऑफ द पोस्ट। ठीक है, डेमोक्रेसी आ चुकी है। पंचन लामा सेकेंड हाईएस्ट स्पिरिचुअल अथॉरिटी होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1995 में जो उस टाइम पर पंचन लामा आइडेंटिफाई किए गए थे, उस चाइल्ड को एबडक्ट कर लिया गया। 6 साल का चाइल्ड था बेचारा, उसके पूरे परिवार को एबडक्ट कर लिया, आज तक मिसिंग है। और चाइना ने अपना ही पंचन लामा अपॉइंट कर दिया। ठीक है, वो कहते हैं ना, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। चाइना कहता है उंगली टेढ़ी ही रखो, सीधी क्यों करनी है। ठीक ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी पर ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, जो मैंने आपको बताई है। हाँ, अब दलाई लामा ने क्या किया है जो आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट लाइकली प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। दलाई लामा ने एक ट्रस्ट बनाया है जिसका नाम है गादेन फोदरांग ट्रस्ट। ये गादेन फोदरांग ट्रस्ट नेक्स्ट दलाई लामा की अपॉइंटमेंट या फिर रिकॉग्निशन के प्रोसेस को सुपरवाइज करेंगे पूरी तरह से। ठीक है, बस यही सारी चीज़ें हैं। अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आप याद रख लेंगे। ठीक है, अब जो पूरा वीकली रीकैप है इंडियन पॉलिटी का, इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन सोसाइटी का, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक चीज़ आप हमें गाइड करिए, बिकॉज वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग, वी वॉन्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट फॉर करंट अफेयर्स, जिसके अंदर अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाते हैं तो आपको करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। बट थोड़ा सा हमें गाइड करिए कि आपको किस तरह के करंट अफेयर्स चाहिए, आपको डेली न्यूज़ एनालिसिस चाहिए,
वीकली न्यूज़ एनालिसिस चाहिए या फिर किस तरह से चाहिए, आपके जो सजेशंस होंगे वही हमें गाइड करेंगे कि हम आपको बेटर तरीके से किस तरह मेंटरशिप प्रोवाइड कर पाएँ। जो मेरे पेड कोर्स है, पेड कोर्स के अंदर तो मुझे पता है कि कैसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं बच्चों के साथ डायरेक्ट डिस्कशन कर सकता हूँ और उन्हें वीकली करंट अफेयर्स बहुत ही शॉर्ट तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यूट्यूब के ऊपर ये जो कम्युनिकेशन है ये मिसिंग होती है। तो आप कमेंट सेक्शन को यूटिलाइज़ करिए और हमें थोड़ा सा बताइए कि आपको एक्चुअली में किस तरह की क्लासेस चाहिए। जैसी आप बोलेंगे वैसी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। हाँ, पेड कोर्स की क्लासेस यूट्यूब पे नहीं होंगी क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाती है। बट हाँ, अगर आप यूट्यूब की भी क्लासेस फॉलो करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको उल्टा बाकी क्लासेस से बेटर ही मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट्स के अंदर ये ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह की मेंटरशिप की, किस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, ताकि हम आपको बेस्ट पॉसिबल वे में कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।